कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन। ये पूरी बुक आप में से ही एक सुपरस्टार ने मुझे भेजी है, सो बिग थैंक यू बिकॉज यू पीपल हैव सेंड मी। तो इस पहले चैप्टर से शुरुआत करता हूं, बेसिक से शुरुआत करता हूं। इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में कॉमन चीजें हैं कि कैसे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, डोमेस्टिक मतलब आपके घर में जो एयर पॉल्यूशन है उसकी बात भी कर रहा हूं, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे इंडस्ट्रीज में और व्हीकल्स में। ठीक है, एक स्पेशल केस है इसमें ताज ट्रेपीजियम का, जिसको मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, दूसरा इसमें स्पेशल केस है इंडस्ट्रियल के समय क्या टेक्नोलॉजिकल मेजर्स ले सकती है इंडस्ट्री पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इन दोनों पे ज्यादा स्ट्रेस करूंगा। ठीक है, और फ्रॉम व्हीकल वाले में कॉमन मैनेजमेंट और कॉमन व्हीकल पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्निक पढ़ेंगे सिर्फ। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं, ये तो सिलेबस था, आपको ले चलते हैं। आपका पहला चैप्टर खोलते हुए, फर्स्ट चैप्टर है एयर पॉल्यूशन। कहां गया पहला चैप्टर, कहां है, ये रहा, कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन। तो जैसे ही हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो पहले आपको मीनिंग आना चाहिए एयर पॉल्यूशन। वन शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले तो पॉल्यूशन बताना पड़ेगा आपको क्या है। पॉल्यूशन इज मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इनटू द एयर व्हिच चेंजेस द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एयर। बन गया एयर पॉल्यूशन। और अगर बुकिश लैंग्वेज याद करना चाहें तो एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मैटर इन द एयर व्हिच एडवर्सली अफेक्ट्स द वेलबींग ऑफ ह्यूमन। सिंपल, जो एडवर्सली इफेक्ट करता है ह्यूमन को, प्लांट को, एनिमल के वेलबींग को और एयर में जुड़ जाता है, उसे कहते हैं एयर का पॉल्यूशन। सिंपल है, अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नो नीड टू मक दिस डेफिनेशन। अब आता है एयर पॉल्यूशन के कॉजेज हम पढ़ेंगे, और क्योंकि हमारी सोसाइटी जहां पे हम रह रहे हैं वहां एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कॉज है हमारा खुद, यस ह्यूमन बीइंग खुद। वी एज ह्यूमंस आर वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। हाँ, मैंने अपने आप को कहा, तो हम अर्बन एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे कॉमन एयर पॉल्यूशन है। इसमें स्मॉग दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। स्मोक जो कि आप गैसियस जानते हैं पार्ट होता है जिसमें कि गैस होती है, और फॉग होता है, फॉग होता है जो कि विंटर्स में होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है स्मॉग। तो स्मॉग एक मिक्सचर है, एक स्मोकी मिक्सचर है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं, तभी तो उसमें धुआं निकलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जैसे पेड़ की पत्ती जला दी आपने, पेट्रोलियम जला आपकी गाड़ी से, हाँ हम लोग की गाड़ी से जो पेट्रोलियम जल रहा है तो उससे जो फ्यूल निकल रहा है उससे ये निकल रहा है, स्मॉग पैदा हो रहा है। तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होने से क्या निकल रही है, स्मॉग पैदा हो रही है। ये कंबाइन हो जा रही है किससे, एयर से, और स्मॉग बन जा रही है, स्मोक प्लस फॉग। क्लियर है, स्मॉग। अब आता है एयर पॉल्यूशन, तो आपने समझ लिया, स्मॉग भी समझ लिया। अब आते हैं इन तीनों टॉपिक पे एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, आपको दिखाई देगा कि आपका घर कितना पॉल्यूटिंग है, आपको महसूस होगा इस डायग्राम में। आप देखेंगे आपके घर में चिमनी जल रही है, वुडन बर्निंग स्टोव जल रहे हैं, है ना। आपके घर में कार रखी हुई है, कार से धुआं निकल रहा है, ठीक है ना। ऐसे कई सारे, कोई सिगरेट पी रहा है फॉर एग्जांपल तो सिगरेट का धुआं है। केमिकल और पेंट्स लगे हुए हैं आपके घरों में, तो ऐसे कई सारे पॉल्यूटेंट्स। हम इन पॉल्यूटेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे इंडोर पॉल्यूटेंट के रूप में। सबसे पहला पॉल्यूटेंट है इंडोर पॉल्यूटेंट। सर इंडोर, हाँ भाई घर के अंदर, हाँ याद रखिएगा, डोमेस्टिक का पार्ट शुरू हो गया है। अब इंडोर पॉल्यूटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है रेडॉन गैस। एमसीक्यू, क्या नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर पॉल्यूटेंट, एमसीक्यू आ गया, नाम है रेडॉन गैस। सर ये रेडॉन गैस कहां है हमारे घर में, ये पूछेंगे। तो रेडॉन गैस एंड इट्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लंग कैंसर एंड डेथ्स एवरी ईयर। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपके घर में, मेरे घर में रेडॉन नाम की एक गैसियस पॉल्यूटेंट है। सर कहां है, मैं बताता हूं कहां है। तो रेडॉन गैस पाई जाती है बिल्डिंग मटेरियल पे। क्या आपके घर में ईंटें लगे हुए हैं, अरे भाई बिना ईंटे के कैसे घर बनेगा सर। क्या आपके घर में टाइल लगी हुई है, पक्का लगी है। तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में, ब्रिक्स में, टाइल्स में, इन सब में सॉइल है जिसमें रेडियन है, रेडियन, इसी से निकलती है रेडॉन गैस। कहां से निकल रही है, बिल्डिंग मटेरियल। घर में जो टाइल लगवाए हो खूबसूरत सी, जरा नीचे देखो अपने फर्श में जहां तुम बैठे हो, जरा फर्श अपना देखो नीचे, कितना चमकदार है, कितना खूबसूरत सा टाइल, कितनी प्यारी लगी ना। यही टाइल तुम्हें पॉल्यूट डिस्ट्रक्शन दे रही है, तुम्हें पता नहीं था। और कहां से आ रहा है, एक और देखें। हम लोग, बहुत सारे लोग घरों में क्या करते हैं, फ्यूल्स यूज करते हैं। इंडियन घरों में, स्पेशली विलेज में तो ज्यादा यूज होता है। क्या यूज होता है, गांव में लोग काव डंग यूज करते हैं, मालूम है कि नहीं, डंग के उसे बोलते हैं। गाय के गोबर को ड्राई करके दीवार में लगा दिया जाता है, पता कि नहीं है। इसे हिंदी में क्या गोबरी बोलते हैं यहाँ पर, हाँ काव डंग केक बोलते हैं। वुड को यूज कर रहे हैं, केरोसिन को यूज कर रहे हैं, इनमें भी रेडॉन नाम का पॉल्यूटेंट है। टू सोर्स ऑफ रेडॉन मैंने बता दिया आपका, पहला बिल्डिंग मटेरियल, दूसरा मैंने बताया फ्यूल्स। बस उसके आगे कुछ मत करना, ठीक है। इंडोर पॉल्यूटेंट का सबसे बड़ा कारण मैंने बता दिया, शायद आपको ध्यान नहीं था, आगे छोड़ दीजिए। और अब आ जाइए केरोसिन के बारे में। आपके घर में, हमारे घर में नॉर्मली केरोसिन यूज नहीं हो रही है, हाँ, क्योंकि हम लोग के घर में अब एलपीजी सिलेंडर आ गया है। पर केरोसिन भी विलेज में यूज होती है, गांव में यूज होती है। अब ये केरोसिन जो गांव में यूज हो रही है, वहां बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रही है। अब यूज आ रहा है कि केरोसिन क्यों यूज करते हैं, वाई,
वाई केरोसिन इज यूज्ड, मेरा क्वेश्चन है वाई, क्यों? तो केरोसिन के इक्विपमेंट सस्ते होते हैं, केरोसिन जिसमें यूज होती है, जिस इक्विपमेंट में यूज होती है, केरोसिन एक स्टोव में यूज होती है, वो सस्ता होता है, बहुत पैसा नहीं लगाना पड़ता है, सिलेंडर नहीं खरीदना है। एलपीजी लोगे तो पहले सिलेंडर खरीदना पड़ेगा, लाल रंग का बड़ा वाला, और इसको स्मॉल क्वांटिटी में भी रोक सकते हो, बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाता है खरीदने के लिए। भाई सिलेंडर लोगे तो कम से कम 1100-1200 रुपए का एक सिलेंडर है। हाँ, आज की तारीख में सिलेंडर गरीब आदमी के लिए बहुत भारी पड़ रहा है, आपके मेरे लिए नहीं। मैं एक गरीब रिक्शा वाले की नजर से सोच रहा हूं, एक गरीब शांता बाई की नजर सोच रहा हूं, जो घर में मेड कर रही है काम, वो जो गांव में रह रहा है, सोचिए उनकी बात कर रहा हूं। तो उनके लिए केरोसिन जरूरी है, समझ गया ना? स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग उसका यूज करते हैं, इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम लगता है। रीजन वाई केरोसिन, 2 रीजन से अधिक मत करिएगा, दैट्स इनफ, ठीक है ना? सिर्फ 2 रीजन यूज करिएगा बस, सिर्फ 2 से अधिक रीजन मत याद करिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, आजकल मैंने कहा 2 तरह के स्मोकर्स हैं, 2 तरह के सिगरेट पीने वाले हैं, एक एक्टिव स्मोकर है, एक पैसिव स्मोकर है। सर ये क्या बात है? जो खुद पी रहा है सिगरेट वो कौन है? एक्टिव स्मोकर, ठीक है। और उसका धुआं, जिसने सिगरेट पी उसने क्या किया, उसका कश या उसका धुआं करके तुम्हारे ऊपर फेंक दिया, उसे कौन है? तो तुम जिसके ऊपर उसने धुआं फेंका है वो पैसिव स्मोकर है। क्या तुम्हें बीमारी होगी कि नहीं होगी? उस धुएं को तुमने ब्रीद इन कर दिया तो आप पर भी वही इफेक्ट आएगा जो उस एक्टिव स्मोकर पे आया है। इसी तरह से कोई और पॉल्यूटेंट जो आपके आसपास मौजूद है गैसियस रूप में, आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, आप पैसिव स्मोकर है। समझ गया ना? ध्यान दिया मेरी बात को? तो एक्टिव स्मोकर कौन है? मैंने एग्जांपल देके समझा दिया। वो जो क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है अपने पफ को। पफ मतलब मैंने कहा सिगरेट जो करते हैं उसे कहते हैं पफ कहते हैं, ठीक। और जो पैसिव स्मोकर होता है वो पीपल होता है जो भली सिगरेट नहीं पी रहा है पर उसको भी टॉक्सिक गैसेस क्या मिल रही हैं? सूंघने को मिल रही है। मैंने एग्जांपल दिया सिगरेट को, जो पी नहीं रहा है पर सिगरेट वाले के सामने बैठा हुआ है जो सिगरेट पी रहा है, उसको बेवजह क्या मिल रही है? स्मोक मिल रही है। दे आर इवन एक्सपोज टू दिस। कौन सा? जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बायोफ्यूल यूज कर रहे हैं, लकड़ी जलाकर के फ्यूल कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम आती है। चलिए, नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स इनफ। ये रहा एक फोटोकेमिकल स्मॉग बनता हुआ हमारे एनवायरमेंट में जो स्मॉग बन रहा है, ठीक है। अब आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको एग्जैक्टली लीव कर सकते हैं। अब आता है कैसे कंट्रोल करें। 2 मेथड्स टू कंट्रोल। जितना 2 वाला बताऊंगा उसको शॉर्ट के लिए तैयार करना, जितना लॉन्ग वाला बताऊंगा उसको कम से कम 5 पॉइंट्स करना। दिमाग में की पॉइंट याद रखो, ठीक है। और जो अनइंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वैसे ही स्किप करता जाऊंगा, क्लियर? जो अनइंपॉर्टेंट लगेगा मुझे मैं आपके लिए बताता जाऊंगा, उसको स्किप करता जाऊंगा, थोड़ा सा क्विकली उसको पेज को स्क्रॉल अप कर दूंगा, क्लियर है? चलिए आगे चलो। तो डोमेस्टिक पोल्यूटेंट, जो घर में पोल्यूटेंट है उसको कैसे कंट्रोल करें? आपके घर की बात कर रहे हैं। क्या करना है? इंस्टॉल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर। एक ऐसा अलार्म आता है, बाजार में मिलता है, CO डिटेक्टर से बोलते हैं, कि जैसे ही तुम्हारे घर में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रीच करेगी अनसेफ लेवल पर, क्योंकि ये बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या खास बात है इसकी? बात ये पहली बात है, ओडरलेस गैस होती है, इसमें कोई बदबू नहीं होती है, और अगर आपने इनहेल कर लिया तो आपके ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाती है, और एक केमिकल बनती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो फर्दर ऑक्सीजन की एब्जॉर्ब करने की क्षमता को खत्म कर देती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रीथ कर लिया तो वो सांस घुट के मर जाएगा। हाँ, ही विल डाई ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए? इसीलिए इसका अलार्म लगा लो। दूसरा है, घर में CO का एमिशन रोकना है। कोई भी कंबशन अप्लायंसेस अगर यूज कर रहे हो, मतलब जहां आग जल रही है, जिसमें फ्यूल जल रहा है, अब तुम्हारा चूल्हा है घर में, हाँ तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक अवन है ना, माइक्रोवेव है ना घर में, पक्का होगा माइक्रोवेव तुम्हारे घर में। इन सब का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना, बहुत केयरफुल मेंटेनेंस करना, क्योंकि इनमें से CO निकलने का डर होता है, ठीक है। घर को प्रॉपर वेंटिलेशन कराओ, घर में बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, ऊपर की तरफ खिड़कियां होनी चाहिए, चारों तरफ से घर बंद पैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है मेथड्स। कितने याद करोगे? 2 कर लोगे याद, दैट्स इनफ। अब आता है कोल के बारे में। बताने की जरूरत नहीं है कि कोल भी हाईली पॉल्यूटिंग मटेरियल है, अगर क्योंकि फॉसिल फ्यूल है, आप इसको जलाओगे तो क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस निकलेगी, ठीक है। अब आता है, हम लोग इसका रिप्लेसमेंट क्या निकाल चुके हैं घर में, अब हम लोग कोल से बर्निंग करके खाना नहीं पका रहे हैं। हाँ, आपके मेरे घर में नहीं यूज हो रहा है, बल्कि हम लोग यूज कर रहे हैं LPG। फुल फॉर्म आना चाहिए LPG का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और या तो LP गैस। क्या करती है? ये एक गैस होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन गैसेस होती हैं। हाँ, वही जो सिलेंडर में आती है उसकी बात कर रहे हैं। 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग LPG। तो LPG कंप्लीटली बर्न कर जाती है, स्मोकलेस फ्यूल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई जहरीली गैस पैदा नहीं करती है। कोल पैदा करता है, ध्यान दीजिएगा, कोल प्रोड्यूसेस जहरीली गैस। चलो, बायोगैस बता दिया हूं कई बार कि बायोगैस पे एक छोटा क्वेश्चन बन रहा है, इंपॉर्टेंट है। बायोगैस क्या होती है? तो जब प्लांट वेस्ट, फार्म वेस्ट, एनिमल वेस्ट को अगर एक पिट में, एक गड्ढे में दबा के रख दिया जाएगा, कवर्ड करके रख दिया जाएगा, तो डिग्रेडेशन के बाद, फर्मेंटेशन के बाद जो गैस निकलती है उसका नाम होता है बायोगैस। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन। इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, पर इसमें मीथेन नाम की जो गैस होती है वही सबसे मेन इनफ्लेमेबल गैस होती है, ठीक है। आइए, तो बायोगैस क्या होती है? यू शुड नो। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होती है, और कैसे प्रोड्यूस होती है आप समझ गए। इसका एडवांटेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ रहे हैं, हेडिंग आ रही है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? आइए समझते हैं।
इंडस्ट्रीज खास बात है कि जहां है, ध्यान सुनिएगा, जहां है उस पर्टिकुलर एरिया में ही पॉल्यूट कर रहे हैं। अब सोचिए आप जा रहे हैं, मान लेते हैं जहां तुम रहते हो वहां आसपास कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो तुम्हारे एरिया में क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। पर यही ये इंडस्ट्रीज जिस एरिया, जिस सोसाइटी, जिस कॉलोनी, जिस बस्ती के पास होगी वहां होगा। तो दिस इज द कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में ये सब छोड़ सकते हैं। अब आता है एक वर्ड आता है, छोटा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एरोसॉल। एरोसॉल क्या होते हैं, वो छोटे पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड इन द एयर होते हैं, वो चाहे लिक्विड के रूप में हो, सॉलिड के रूप में और इवन गैसियस के रूप में। मैं तीनों का एग्जांपल देने वाला हूं। एरोसॉल तीनों रूप में पाए जा सकते हैं। ये पार्टिकल्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ सल्फेट, सूट, ऑर्गेनिक कार्बन और मिनरल डस्ट। कैसे हो सकते हैं, ये सॉलिड हो सकते हैं, इवन लिक्विड हो सकते हैं, हमारी एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। हाँ, ये धूल के कण जिसकी बात कर रहे हैं, धूल, हाँ, चेक करना है तुम्हें, पता करना है एरोसॉल है कि नहीं है। आप अपनी एक्टिवा लेके कहीं निकले हो, अपनी साइकिल या एक्टिवा जो भी तुम्हारे पास उससे लेके निकले होगे, पक्का कहीं गए होगे, अपनी क्लासेस पढ़ने गए होगे, कहीं बाहर निकले होगे, हाँ स्कूल ही गए होगे, लौट के आने के बाद कभी व्हाइट रंग के हैंकरचीफ से अपने चेहरे को पूछा है क्या? नहीं पूछा है, आज करके देखना। खैर अभी तो टाइम नहीं है, फिर मौका मिलेगा जब भी तो करके देखना। आप अपने चेहरे से बस क्या करना है, व्हाइट रंग के हैंकरचीफ से ऐसे करके पोंछ के देख लेना, वाइप करके देखना, तो चेहरे को तुम्हें खूब सारे क्या मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल मिलेंगे, एरोसॉल मिलेंगे। आपकी एयर में ये सस्पेंडेड रहते हैं हर वक्त। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं उसमें, अगर फाइन लिक्विड पार्टिकल होंगे तो समझ जाना ये मिस्ट है। ठंडी के दिनों में आपको लिक्विड के पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड मिलेंगे। और अगर सॉलिड पार्टिकल होंगे, हाँ सॉलिड पार्टिकल होंगे तो वो डस्ट के रूप में होंगे या स्मोक के रूप में होंगे। समझ गए ना। और स्मॉग तो पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। स्मॉग तो पहले ही बताया था, स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन। तो स्मॉग क्या होता है, ठीक है, स्मॉग क्या होता है, इस पे एक छोटा क्वेश्चन बन रहा है। अब इंडस्ट्रीज में एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करें, छोटा क्वेश्चन इस पर भी बन रहा है। हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन या व्हाट आर द मेथड्स इंडस्ट्रीज यूज टू कंट्रोल पोल्यूशन। उनमें से आ जाएगा साइक्लोन कलेक्टर। ये एक डिवाइस है, ये डिवाइस है जो क्या करता है, एक स्पेशल चैम्बर है, देखिए ध्यान से, एक स्पेशल चैम्बर है जिसमें गैस, जिसमें पॉल्यूटेंट है वो एक जगह लाके कलेक्ट कर देता है। ठीक है, नाम है, आपको आना चाहिए, नेम आना चाहिए, नेम आना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन बन सकता है। और क्या बन रहा है, वेट स्क्रबर। वेट स्क्रबर क्या करता है, वाटर से डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, गीला कर देता है, हैवी कर देता है, उसको अलग कर देता है। ठीक है, नाम है वेट स्क्रबर। तीसरा फैब्रिक फिल्टर। फैब्रिक फिल्टर में एक थिक फैब्रिक होती है जो डेंस क्लॉथ की बनी होती है। इससे जब गैसियस पार्टिकल पास होता है तो फैब्रिक में क्या होता है, फैब्रिक में, कपड़े में क्या होता है, वो डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल रुक जाते हैं। नाम है फैब्रिक फिल्टर। ठीक है, एक थिक क्लॉथ होता है कार्बन का, कॉटन का, नाम है फैब्रिक फिल्टर। तीसरा है ESP, चौथा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको एक मशीन से पास करते हैं। इस मशीन में खास बात क्या होती है, इसमें हाई इलेक्ट्रिक पास करते हैं। इसमें जब हाई इलेक्ट्रिक पास होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जब डस्ट वाली गैस जाती है तो डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। हाई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इसके अंदर होता है, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। चलिए 5 बता दिया, पांचों का नाम, पांचों का आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करने आना चाहिए। मेथड्स या डिवाइस 5 बोल रहा हूं तो समझ जाइए लॉन्ग का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, जब बोलूंगा 5 याद करना है तो आप लॉन्ग के नजर से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी है एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्बर। आजकल ये एक्टिवेटेड कार्बन आता है जिसको हम एक्टिवेटेड चारकोल के नाम से भी जानते हैं। ये कार्बन वुड चारकोल एक्चुअली होता है, ये भी बहुत सारे गैसियस पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक एग्जांपल देके बताता हूं, जहां पर बहुत सारी गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं सीवर की सफाई हो रही है, जहां बहुत सारा क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जहां बहुत बदबू आ रही है, वहां इसको यूज करते हैं। यहाँ एक्टिवेटेड क्या करते हैं, ये कार्बन स्क्रबर छोड़ देते हैं, वो सारी गैस, हार्मफुल गैसेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जी समझ गए। तो 5 बता दिया, पांचों का नाम आपको आना चाहिए, कैसे इंडस्ट्रीज पॉल्यूटेंट कंट्रोल करती हैं, ये क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए, और आपको पता होना चाहिए कि उसके मीनिंग क्या है। प्लीज मीनिंग पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ताजमहल ट्रेपीजियम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, लॉन्ग के लिए नहीं देख रहा हूं, शॉर्ट के लिए देख रहा हूं। पहले तो वर्ड आ जाएगा सर ये ताजमहल ट्रेपीजियम क्या बला है, तो आप जानते हैं इस केस के बारे में बहुत पहले से ही कि हमारा ताजमहल जो कि वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वह खराब हो रहा है, वह पीला पड़ रहा है, उसकी खूबसूरती खराब हो रही है। हाँ क्यों, क्योंकि ताजमहल के आसपास हजारों इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें मथुरा ऑयल रिफाइनरी, कौन, मथुरा, आगरा में मेरे सुपरस्टार्स हैं बहुत सारे, हाँ आप में से बहुत सारे सुपरस्टार्स आगरा में हैं, तो उनको पता होगा कि उसके पास में मथुरा नाम के एक शहर है, वहां पे मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, उससे खूब सारा पॉल्यूटिंग गैस एनवायरमेंट में आ रही है, और उसकी वजह से ताजमहल, ध्यान से सुनिएगा, ताजमहल, आगरा फोर्ट, किसको, हाँ आगरा फोर्ट, आगरा का किला, और सिकंदराबाद, फतेहपुर सिकरी में, हाँ इन तीनों को, ये सब हिस्टोरिकल प्लेस हैं, दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रेपीजियम। क्या, ये चारों को जोड़ने से एक ट्रेपॉइड बनता है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसीलिए इसका नाम है ताज ट्रेपीजियम। याद रखेंगे आप, क्या है ताज ट्रेपीजियम। 40 प्रोटेक्टेड साइट्स हैं यहां पर, और ये पूरा इलाका जो है, जो ताजमहल ट्रेपीजियम के नाम से जाना जाता है,
वो कितना बड़ा है? 10,400 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा एरिया है। इसमें चारों तरफ एक ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है। ताजमहल के चारों तरफ सिर्फ हरियाली रहेगी, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री नहीं लगने दी जाएगी, ताकि वहां पर क्या हो, ये साइट प्रिजर्व की सके। कौन कौन से एरिया को क्या क्या इसमें कंट्रोल करना है? ताजमहल को बचाना है, फतेहपुर सीकरी को बचाना है, आगरा फोर्ट को बचाना है। इसका नाम ट्रेपेजॉइड क्यों दे दिया? मैंने कहा 4 एंगल, हाँ 4 तरफ से इसको क्या करना है, कवर्ड कर दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आ रहा है। आपको उसमें पता होना चाहिए कि कैसे ट्रेपेजॉइड कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, ये आपको रीजन पता होना चाहिए। आइए इसको छोड़ सकते हैं। जोनिंग क्या होता है? एक छोटा क्वेश्चन ये बन रहा है, व्हाट इज जोनिंग? हाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज जोनिंग? सर जोनिंग क्या होता है? तो आजकल ये टेक्निक बताई गई कि इंडस्ट्री और रेसिडेंशियल एरिया को आप अलग कर दीजिए। आप अपने शहर को जोन में डिवाइड कर दीजिए कि जहां पर रेसिडेंशियल एरिया होगी वहां पर कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं होगी। जहां कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, जहां कोई बिल्डिंग्स हैं, जहां लोग रह रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, एक एरिया अलग होगी जहां शहर के बाहर होगी। काम खत्म, आप पोल्यूशन के परेशान नहीं होंगे। तो इसका नाम रखा गया है जोनिंग। क्लियर? व्हीकल के पोल्यूशन को रोकने के लिए आजकल क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं, चलिए मैं बताता हूं। सीएनजी यूज कर रहे हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म आना चाहिए। सीएनजी के 2 एडवांटेज आने चाहिए। सीएनजी एक कंबस्टिबल फ्यूज है। सीएनजी जो है वो हाँ गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ा देती है। सीएनजी कम कॉस्टली भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है सीएनजी। ठीक है, एक वर्ड आ रहा है इसमें, ये सब छोड़ रहा हूं क्योंकि आपको उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, कॉमन चीजें हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, क्या टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए? तो अब हमको यस साइंटिफिकली नए और बेटर प्रोडक्ट्स की तरफ हम जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल मेथड्स की तरफ जा रहे हैं। वो मेथड्स जो अब लेटेस्ट अडॉप्ट किए गए हैं, इसीलिए आजकल ई बाइक्स आ रही हैं। हाँ अब देखिए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, ई बाइक्स को प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप क्लीनर फ्यूल वाली बाइक्स इस्तेमाल करिए, या जिस बाइक में क्या हो, कोई पॉल्यूटेंट ना पैदा हो। इसीलिए तो आपने सुना होगा भारत 6 नाम की गाड़ी यूज हो रही है। भारत पहले 5 हुआ करता था, इससे पहले 4 होता था, अब भारत 6 आ गया। हाँ ये वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए है, तो क्लीन टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए लगाया गया। ठीक है, इंडस्ट्रीज एयर पोल्यूशन छोड़ सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। ये रहा व्हीकुलर एयर पोल्यूशन। तो व्हीकल से निकलने वाला पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन, नॉइस का पोल्यूशन, इसको रोकना है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्बन पोल्यूशन है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अब गाड़ियों के इंजन को क्या कर दिया गया है, 4 स्ट्रोक कर दिया गया है। 2 स्ट्रोक इंजन को बंद करा दिया गया। पहले 2 स्ट्रोक इंजन हुआ करते थे, अब 4 स्ट्रोक आ गए हैं। और क्या किया गया है, आइए बताने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल किया गया, जैसे अब वो गाड़ियां यूज की जा रही हैं जो गैस पे चल सकती हैं, या तो वो गाड़ियां यूज की जा रही हैं जो इलेक्ट्रिक पे चल रही हैं, या इवन सोलर वाली भी। बहुत जल्दी ही सोलर कार, हाँ सोलर, आपको पता हो सोलर फ्लाइट भी आ चुकी है, सोलर पैनल पे चलने वाले। और क्या खास बात है, इनसे जो निकलने वाला एग्जॉस्ट है, अर्थात इनसे जो निकलने वाला धुआं है वो क्लीन धुआं है, क्योंकि इसको क्लीन करने के लिए इसमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किया गया है। अर्थात हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से नहीं निकलेगा, बल्कि क्या निकलेगा, इसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा, जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एनवायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। क्या लगाया गया, कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि पॉल्यूटेंट गैस को क्या करता है, गाड़ी से बाहर निकलने से पहले ही क्या करता है, नॉर्मल गैस में कन्वर्ट कर देता है। पॉल्यूटेंट की बजाय नॉर्मल गैस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या होगा, एनवायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। गैस तो निकलेगी पर पॉल्यूटिंग गैस नहीं निकलेगी, ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगी। समझ गए ना, ये रहा वो कैटालिटिक कन्वर्टर जिसके बारे में बोल रहा था, ये गाड़ी में लगाया जा रहा है। क्या करता है कैटालिटिक कन्वर्टर, ये है टेक्नोलॉजिकल मेजर टू कंट्रोल पॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, तो कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट करता है टॉक्सिक मतलब जहरीले पॉल्यूटेंट्स को टू लेस हार्मफुल एमिशन व्हेन दे लीव आउट दी व्हीकल एग्जॉस्ट। गाड़ी के जो धुएं का जो पाइप होता है उससे वो जहरीला धुआं जब बाहर निकले तो वो जहरीला ना हो, हाँ पॉल्यूटेंट ना हो। समझ गए, ये करता है। एक बहुत सिंपल डिवाइस है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये मैंने दिखा दिया कैटालिटिक कन्वर्टर। और एग्जांपल बताया मैंने। अब 4 स्ट्रोक इंजन यूज हो रही है, पहले 2 स्ट्रोक इंजन आती थी जो कि ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट नहीं होती थी, ज्यादा पॉल्यूटिंग होती थी। अब हमने 4 स्ट्रोक इंजन यूज कर लिया है। हाँ 4 स्ट्रोक इंजन फ्यूल सेविंग इंजन होती है। हाँ आजकल जो गाड़ियां हैं, जो भी गाड़ियां, आप चाहे हीरो होंडा यूज करिए, जो खास करके बाइक की बात कर रहा हूं जिसमें गियर वाली गाड़ियां, सब सारी गियर वाली गाड़ियां 4 स्ट्रोक है। चलिए इसको कर देते हैं खत्म, आगे ले जाते हैं आपको। अब पूछते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया पहले चैप्टर से। सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, एड्रेसिंग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन मतलब आबादी। हमारे देश में पॉपुलेशन का और एनवायरमेंट का क्या रिलेशन है, आइए देखें। व्हाट इज द लिंक। तो 2 ही पॉइंट इसमें देखना है सिर्फ, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है। वो कैसे, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें रहने के लिए घर चाहिए, और जंगल काटेंगे तो घर मिल जाएंगे। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम तेजी से क्या करते जा रहे हैं, अपनी जरूरत के लिए लैंड को डिग्रेड करते जा रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, जंगल कट रहे हैं, ग्रासलैंड्स कट रहे हैं, ग्रासलैंड्स और जंगल को रेसिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। काम खत्म, पॉल्यूशन शुरू। जहां इंसान वहां पॉल्यूशन, बेसिक सा नियम है, ठीक है ना। जहां हम लोग रहेंगे वहां पॉल्यूशन तो करेंगे ही करेंगे। चलिए इसको छोड़ सकते हैं, यूएन प्रोजेक्शन छोड़ सकते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे बेस्ड मीनिंग आएगा। ये नॉलेज के लिए टेस्टिंग के लिए पार्ट है, नॉलेज टेस्टिंग के लिए पार्ट है, आपको बस इसे पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है।
ये टेस्टिंग के लिए बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या बताता है? ये बताता है कि पॉपुलेशन को कई सारे स्टेज से गुजरना पड़ता है। क्या? पॉपुलेशन हैज टू पास थ्रू मेनी स्टेज एंड दैट इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हृदय आइए, तो क्या वर्ड है? कीवर्ड है स्टेज। इनको सिलेबस निकाल के दो, मोबाइल में दो। हाँ, इसी का सिलेबस दे दो, इसी का सिलेबस, रिवाइज सिलेबस मोबाइल में दे दो। तो ये जो स्टेज जिससे क्या करना पड़ता है, पॉपुलेशन को गुजरना पड़ता है, उसे कहते हैं डेमोग्राफिक। 4 स्टेज आती है। फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट होता है। 4 स्टेज आती है। पहली स्टेज बता दिया मैंने। फर्स्ट स्टेज में HBR, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, नो पॉपुलेशन राइज। क्या? नो पॉपुलेशन राइज। दूसरी स्टेज में क्या होता है? हाई बर्थ रेट, ध्यान से देखिएगा, हाई बर्थ रेट बट लो डेथ रेट, नतीजा पॉपुलेशन राइज, बहुत तेजी से पॉपुलेशन राइज। थर्ड स्टेज में लो बर्थ रेट बट लोअर डेथ रेट और कम है, पॉपुलेशन राइज। अब क्या होगा? लास्ट में क्या हो जाएगा? फोर्थ स्टेज में दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या? बर्थ रेट बिकम्स इक्वल टू डेथ रेट, स्टेबल पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन? स्टेबल पॉपुलेशन। ये है 4 स्टेज से गुजरना होता है। आपको बताना है इंडिया कौन सी स्टेज पे है। यस, हम लोग कौन सी स्टेज पे हैं बताइए? इंडिया एज अ कंट्री किस स्टेज पर है? इंडिया एज अ कंट्री कौन सी स्टेज पे है? तो इंडिया सेकंड स्टेज पे चल रही है। अभी हम हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट वाले केस पे हैं। ठीक है, नतीजा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन राइज। ये सब आपको डिटेल में अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। नॉट टू बी टेस्टेड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ओनली, ये टॉपिक इसमें। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मीनिंग मालूम होना चाहिए आपको। ध्यान से सुनिएगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मीनिंग, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का स्टेज आना चाहिए। 4 स्टेज मैंने बताई, चारों स्टेज आपको आनी चाहिए। सब आप टॉपिक छोड़ देंगे, नॉट इन दी कोर्स है आपके लिए लिखा है, नॉट टू बी टेस्टेड फॉर ऑल दिस। आइए, इसके बाद आ जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए और अब आप आ जाइए अगला टॉपिक। चैप्टर है मैनेजिंग अर्बन एनवायरमेंट। हाँ, हमारे अर्बन एनवायरमेंट को मैनेज करने का टॉपिक है इसमें। जब इस पे बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक आएगा अर्बनाइजेशन। आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा ये सीन है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो ये पहचान है शहर की, ये पहचान है शहर की, अर्बन की पहचान है ना। तो हमारे शहर, हमारे बड़े बड़े शहर, हृदय, हमारे बड़े बड़े जितने भी शहर हैं, हाँ, आप बॉम्बे ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वो सब अर्बनाइज्ड एरिया है। क्या चीज? अर्बनाइज्ड एरिया है। जी हाँ, अर्बनाइज्ड। हृदय आ जाओ जल्दी से। ये इमेज लग रहा है नहीं जा रही वहां पर, देखो तो क्या लग रहा है, जरा देखो तो। वीडियो आ रहा है? हाँ, ठीक हो गया, देखो आ रहा है इसमें, पहले नहीं दिखा रहा था। चलिए, हाँ, तो अर्बनाइजेशन क्या है आओ देखें। तो अर्बनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं शहरीकरण। जब क्या हो, लार्ज स्ट्रीम ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाए रूरल एरिया से, रूरल मतलब होता है गांव से, और शहर चले आए, क्योंकि उनको वहां पे जॉब्स मिलने वाली है, क्योंकि वहां पर उनको लाइफ की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उसे कहते हैं अर्बनाइजेशन। हिंदी भाषा में बोले तो शहरीकरण। शहरीकरण मतलब शहर बनाना, ठीक है ना, शहर की ग्रोथ होना। और सारे बड़े शहर ऐसे ही बने, पहले वो भी गांव रहे होंगे, ठीक है ना। पहले बॉम्बे, दिल्ली, मेट्रो, जितने भी आप नाम सुन रहे हैं, सब पहले कभी ना कभी गांव रहे होंगे। अब अर्बनाइजेशन हो जाने से क्या होगा, गांव के सब लोग तो वहां आ जाएंगे, पर शहर का क्या होगा? जिस शहर में आएंगे वहां ये प्रॉब्लम आएगी। वहां पे प्रॉब्लम आएगी कि वहां का लैंडस्केप डिस्टर्ब हो जाएगा, वहां पे अनप्लैन्ड रोड होंगे, वहां के जो मार्केट्स हैं वो भर जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स हो जाएगा। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन? ये है। और कम से कम आपको क्या होने चाहिए? 2 इंपैक्ट आने चाहिए। कितने? 2 इंपैक्ट आने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन क्या होने वाला है? अर्बनाइजेशन से स्लम डेवलप होने वाले हैं, और ऐसे एरिया जहां पर क्या होगा, बहुत सारे गरीब लोग, माइग्रेटेड लोग क्या करेंगे, रहने लगेंगे। वो एक झुग्गी झोपड़ी जिसे कहते हैं, वो डेवलप हो जाएगा। 2 पॉइंट से अधिक नहीं करेंगे इसको। नेक्स्ट आ रहा है, एक टॉपिक आ रहा है, नाम है सस्टेनेबल सिटी। ये क्या होता है? एक ऐसा शहर जिसको इको सिटी भी कहा गया है। कौन सा शहर? इको सिटी। सर ये इको सिटी क्या होता है? एक ऐसा शहर, एक शहर विच कैन बी मेंटेन्ड फॉर सेंचुरीज, इट इज डिजाइंड फॉर कंसिडरेशन टू एनवायरमेंटल इंपैक्ट। एक ऐसा शहर जिसको बनाया गया है ये सोच करके कि इस पर एनवायरमेंट का क्या असर होने वाला है, यहां पर एनवायरमेंट कैसा रहेगा, क्या इसके कंडीशंस रहेंगे, इन सब को सोच के बनाया गया शहर है। नाम है सस्टेनेबल या इको सिटी। ठीक है, इको सिटी की खास बात क्या होगी कि यहां पर एनवायरमेंट को आने वाले 100 सालों तक, अभी नहीं 100 सालों तक, आने वाले समय तक क्या इफेक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन का, इस सब कुछ सोच के बनाया गया है। समझ गया ना। अब एक सस्टेनेबल सिटी के 2 फीचर्स याद कर लीजिए। क्या? 2 फीचर्स याद कर लीजिए। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें चॉइस नहीं रहेगी, कंपलसरी है, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस आपको साथ साथ में देते जा रहा हूं। कितने याद करेंगे? सिर्फ 2 फीचर। पहला रहेगा, यहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी, और पॉपुलेशन डिपेंड करेगी एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे। उतनी ही पॉपुलेशन होगी जितने लोगों के लिए जॉब होगा, ज्यादा लोग यहां पे पैदा नहीं कर पाएंगे आप लोग। नो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन। यहां पे एक बहुत ही एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाएगा। कोई भी कार खरीद लेगा, कोई भी गाड़ी चला लेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और खास बात क्या है, यहां पर एक वेल प्लान्ड हाउसिंग कॉलोनी होगी, पक्की घर होंगे, पक्के सड़क होंगे, स्कूल, पार्क, सब कुछ ड्रेनेज सिस्टम प्लानिंग से बनाया जाएगा। कोई कहीं भी पार्क खोल दे रहा है, कोई कहीं भी स्कूल बना दे रहा है, नहीं नहीं,
यहां सब कुछ गवर्नमेंट की प्लानिंग से चलेगा, समझ गया ना। नाम है हमने क्या बताया, सस्टेनेबल सिटी, क्योंकि आने वाले 100 साल तक एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इसको देखना है। इसको ये सब टॉपिक छोड़ सकते हैं, ये सब छोड़ सकते हैं, इस सब टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कॉमन चीजें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं। व्हाट आर द वेज ऑफ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, मुझे नहीं लगता कि अब बताने की मुझे जरूरत है, ठीक है ना। और सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, आप बता सकते हैं। हाँ, अर्बनाइजेशन का कारण क्या है, तो आप दो कारण जान लीजिए, दो बेसिक रीजंस फॉर अर्बनाइजेशन। पहला रीजन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, शहरों में इंडस्ट्रीज खुली, इंडस्ट्रीज में लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी थी, तो वो लोग जो गांव में थे जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था वो शहर आ गए। सो पहला रीजन रहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दूसरा क्या रीजन है, क्यों लोग बड़े शहरों में जाना चाहते हैं, क्यों लोग मेट्रो में जाना चाहते हैं, तो वहां बड़े बड़े मार्केट्स हैं, बड़ा शॉपिंग सेंटर है, वहां क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। तो गांव के लोग शहर में यही सब देखने जाते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ऊंचे ऊंचे, है ना, और वहां के जो कहते हैं ना खूबसूरत नजारे लेने जाते हैं। क्या कहते हैं, जो लोग बॉम्बे में रह रहे हैं, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं और इवन मेट्रो में रह रहे हैं, उन सबको मालूम है कि ऐसा यही रीजन है कि वहां पर क्यों अर्बनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट्स अधिक नहीं करेंगे आप कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। इफेक्ट बताने की जरूरत नहीं है अर्बनाइजेशन की क्या होने वाला है, मैंने पहले डिस्कस आपके साथ कर लिया है। नेक्स्ट कुछ कॉमन चीजें इसलिए मैं छोड़ता जा रहा हूं प्लीज, ठीक है। कॉमन चीजें हैं जिसको छोड़ते जा रहे हैं। जैसे एक पॉइंट है यहां पर कि रूरल डेवलपमेंट करने से क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्या चीज, रूरल डेवलपमेंट। ये क्या होता है सर, गांव को इतना तरक्की कर दो, गांव में ही क्या करो, पक्की सड़क ला दो, गांव में बिजली हो, गांव में स्वास्थ्य केंद्र हो, हॉस्पिटल्स हो, गांव में अच्छे स्कूल हो, तो क्या जरूरत है लोगों को शहर में आने के लिए, गांव में रोजगार दे दो। समझ गए ना। तो इससे क्या हो जाएगा, वो शहर नहीं आएंगे, शहर के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। समझ गए। तो ये तरीका है, गांव को डेवलप भी कर देना है और काउंटर माइग्रेशन, माइग्रेशन को रोकना है, मतलब रूरल टू अर्बन आने से रोकना है। समझ गए। चलिए अब आ रहा है, ये सब कॉमन कॉमन चीजें हैं, 2 पॉइंट्स अधिक नहीं करेंगे। अब आ रहा है, ये टॉपिक छोड़ सकते हैं आप, काउंटर अर्बनाइजेशन मैंने भी जस्ट बता दिया। अर्बनाइजेशन को रोकना है तो मैंने कहा रूरल डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा, गांव में वो सारी फैसिलिटीज देनी पड़ेगी जो शहरों में है, जैसे बिजली पूरे समय उपलब्ध है, बड़े बड़े मार्केट्स उपलब्ध हैं, हॉस्पिटल्स उपलब्ध है, स्कूल उपलब्ध है, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पर रोजगार उपलब्ध है। कहां, शहरों में, वो गांव में लाके देना पड़ेगा। ठीक, गांव में एग्रो बेस इंडस्ट्री खोल दिया जाए। छोड़ सकते हैं सबको, मैं जितने अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्किप करते जा रहा हूं, और आपके लिए भी एक चॉइस है कि आप सेल्फ इसको स्किप कर सकते हैं। कॉमन चीजें इसलिए मैं स्किप कर दे रहा हूं। आता है मैनेजिंग सॉइल एंड लैंड, इस चैप्टर में देखते हैं। मेरे सामने जो मैंने मोबाइल रखा है वो इसलिए सामने रखा है ताकि मैं आपके सिलेबस देख सकूं। मेरे पास सामने आपका रिड्यूस्ड और रिवाइज्ड सिलेबस है, हाँ, उसी को मैं बता रहा हूं। सॉइल इरोजन, अब तो मुझसे मत पूछो सॉइल इरोजन क्या होता है। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर और द सरफेस लेयर ऑफ सॉइल बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड इवन ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। अब आता है इरोजन, तो आप जान गए, इरोजन का कॉजेज भी जान लीजिए। तो इरोजन का सबसे बड़ा कॉज होगा फार्मिंग की टेक्निक। दूसरा है इरोजन का रीजन है ग्रोइंग कंपटीशन ऑफ फोर्स्ड फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। फार्मर्स ज्यादा क्रॉप्स उगाना चाहते हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को ओवर क्या कर रहे हैं, फार्म कर रहे हैं, ओवर इरिगेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन इरोजन हो रहा है, जिसमें से एक सबसे बड़ा रीजन है ओवर ग्रेजिंग भी। सर ग्रेजिंग से कैसे पॉल्यूशन हो रहा है, देखिए अगर गाय भैंस जो चारा चरने वाले जानवर हैं वो फील्ड्स को खा जाएंगे, चर जाएंगे, तो फील्ड कैसी होगी, पॉल्यूटेड। ठीक है ना, क्योंकि वहां सॉइल कवर हट जाएगा। चलिए, सॉइल कंजर्वेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ सॉइल इरोजन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, नाम है सॉइल कंजर्वेशन। और सॉइल कंजर्वेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर हिल्स में है तो टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, कॉन्टूर एरियाज को कॉन्टूर प्लोइंग कर दें। जहां पर हाइट वाली प्लेसेस हैं, अप एंड डाउन वाली प्लेस है, वहां पर आप क्या करिए, कॉन्टूर प्लोइंग कर दीजिए, वहां पर भी फार्म्स कर दीजिए, बंड्स बना दीजिए। बंड मतलब एक नैरो वुडन वॉल, नैरो मड वॉल बना दीजिए। क्या, नैरो मड वॉल बना दीजिए। गलीज को प्लग कर दीजिए, जहां पे अगर गली इरोजन हुआ है उसको भर दीजिए मट्टी से। और क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्म यूज कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स क्या कर, फार्मर्स क्या कर सकते हैं, अपने फील्ड के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं ताकि अगर कोई विंड इरोजन का चांसेस हो तो वो रुक जाए, विंड की स्पीड भी कम हो जाए और सॉइल इरोजन रोक ले। आइए, सॉइल कंजर्वेशन के अंदर है, ये रहा कुछ बड़ा खूबसूरत सा नजारा आप देख पा रहे होंगे। क्या कहते हैं, ये है टेरेस फार्मिंग। दिखाई दे रहा है कि लैंड को टेरेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। हाँ, हिल स्लोप्स को टेरेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल है टाइप ऑफ फार्मिंग में। ये रहा कंटूर प्लोइंग, है ना, इसमें आप देखेंगे कंटूर रीजन्स को क्या कर दिया गया, अलग अलग तरीके से प्लॉट कर दिया गया। अब आ रहा है अल्टरनेट क्रॉपिंग। ये क्या होता है, अल्टरनेट क्रॉपिंग क्या है, अगर आप एक सीजन के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा क्रॉप्स ग्रो करते जाएं, पर मेकिंग श्योर कि आप जो सॉइल की फर्टिलिटी वो खत्म ना होने दें, इसे कहते हैं अल्टरनेट क्रॉपिंग। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज अल्टरनेट क्रॉपिंग, या क्रॉप रोटेशन पर भी क्वेश्चन बन सकता है। क्रॉप रोटेशन या अल्टरनेट क्रॉपिंग पर बन सकता है। क्रॉप रोटेशन मतलब होता है क्रॉप को एक फिक्स्ड ऑर्डर में क्या करना, ग्रो करना। जैसे राइस उगाया, फिर व्हीट उगा दिया, फिर लेग्यूमिनस क्रॉप उगा दिया, कोई पल्सेस उगा दिया, फिर राइस उगा दिया। तो एक साइकिल में क्या हो रहा है, क्रॉप्स उगा रहे हैं, इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट मिक्स्ड क्रॉपिंग भी आपको मालूम ही है, फार्मिंग एज वेल एज। ठीक है ना, मतलब क्रॉप को क्या करना है, क्रॉप्स भी उगाना है और फार्म एनिमल्स भी रखना है, इसका नाम रखा गया मिक्स्ड क्रॉपिंग।
फिर एक होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसमें फील्ड्स को क्या कर रहे हैं, नैरो स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया गया है। वहां पे करते हैं जहां पर क्या हो, विंड इरोजन ज्यादा होता है, और विंड की डायरेक्शन में क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर देते हैं ताकि विंड के पाथ से क्रॉप रुक जाए। और क्या कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज मल्चिंग। तो मल्चिंग मींस प्लांट के रेसिड्यू को, अर्थात प्लांट का वो हिस्सा जो सॉइल में पड़ा रह जाए, उसे कहते हैं मल्च। कीवर्ड है प्लांट का रेसिड्यू यूज टू कवर द सॉइल। क्यों, सॉइल अगर ओपन रहेगी, सॉइल अगर बेयर रहेगी, खुली रहेगी, तो विंड से, वाटर से इरोड हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए क्या करना है, कुछ ना कुछ सॉइल पे कवर होना चाहिए। प्लांट का रेसिड्यू, प्लांट का बचा हुआ हिस्सा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप पूरा पेड़ मत काटिए, नीचे का हिस्सा क्या करिए, छोड़ दीजिए। तो नीचे कैसे छोड़े रहने से क्या हो जाएगा, सॉइल बह के हवा से बाहर नहीं जा पाएगी, समझ गए। इससे सॉइल हमेशा कवर रहेगी। सॉइल इज कवर्ड विद द ड्राइड ग्रास, सूखी घास हो, ग्रास हो, स्ट्रॉ हो, इन सब से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मल्चिंग। मल्चिंग क्या करता है, व्हाट इज मल्चिंग, मीनिंग समझ में आ गया। मल्चिंग सॉइल में ह्यूमिफिकेशन करता है, और क्या करता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल को बढ़ाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मल्चिंग होने से सरफेस रन ऑफ नहीं होता है, पानी बह करके निकल नहीं जाता है, पानी ठहर जाता है, सॉइल में ठहर जाता है, वीड की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। नेचर में यस, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है, सॉइल पे हमेशा कुछ ना कुछ कवर रहना चाहिए, नाम है मल्चिंग। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मल्चिंग, गिव एडवांटेज या बेनिफिट्स ऑफ मल्चिंग। बेनिफिट्स भी बता दिया। उसी तरह से फेलो मतलब होता है लैंड को खाली छोड़ देना, हार्वेस्टिंग के बाद कुछ समय तक लैंड को क्या करना, खाली छोड़ देना, दैट इज व्हाट इज फेलो। क्रॉप रोटेशन बता चुका हूं। तो ये सब क्या थे, मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, के लिए आ जाएगा। आइए अब एक वर्ड आ रहा है, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म मतलब होता है लैंड के कानून में सुधार लाना। क्या करना, सारी लैंड अगर कुछ ही लोगों के पास मिल जाएगी तो वो बहुत बड़ा भूमि का मालिक होगा, बहुत बड़ी लैंड उसके पास होगी, क्या वो सारी लैंड पे खेती कर पाता है अकेले, जवाब है नहीं। बहुत सारी उसके पास ऐसी लैंड होती है जो अलग अलग स्कैटर्ड जगह एरिया पे होती है, और वो लैंड फालतू पड़ी रह जाती है। तो लैंड रिफॉर्म यही करना चाहता है। क्या चाहता है, लैंड रिफॉर्म चाहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फ्रॉम रिच टू पुअर हो जाए। तो व्हाट इज लैंड रिफॉर्म, लैंड के कानून में बदलाव लाना। जो बहुत रिच फार्मर्स थे या जो बहुत रिच लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास लार्ज लैंड थी, जिनको वो क्या करते, पूरी तरह से इरिगेट नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं, अनयूज्ड यहां फेलो लैंड पड़ी हुई है, फालतू लैंड पड़ी हुई है, उसको क्या करना, रिच से लेकर के गरीबों को देते हैं। इससे दोनों फायदा होगा, गरीब का भी भला हो जाएगा, और गरीब फार्मर तो जानते हो खेती कर लेगा छोटे से छोटे खेत में, अपना भी परिवार का गुजारा कर लेगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, और रिच का नुकसान भी नहीं हो रहा है, वैसे ही वो लैंड फालतू छोड़ा हुआ था। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लैंड रिफॉर्म। समझ गए व्हाट इज लैंड रिफॉर्म। आगे इसको सबको छोड़ सकते हैं। छोटा क्वेश्चन बन रहा है, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब सोसाइटी को फॉरेस्ट के कामों में इन्वॉल्व करना, इसी नाम है सोशल फॉरेस्ट्री। मतलब गांव के लोगों को जंगल के कामों में मदद दिलवाना, बदले में उनको क्या करना, जंगल का कुछ हिस्से का, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कोई एक जंगल डेवलप करना है मेरे एरिया में, तो गांव के लोगों को कहेंगे कि आप न सिर्फ जंगल उगाने में हमारी मदद करिए, बल्कि इसमें जो कमाई होगी, इसमें जो वुडन लकड़ियां मिलेंगी, इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो उसका शेयर हम आपको देंगे। दैट इज कॉल्ड एज सोशल फॉरेस्ट्री। मतलब ट्रीज फॉर पीपल, फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जिसमें लोगों को कहेंगे कि आपको हम फायरवुड देंगे, आपको हम फॉडर चारा देंगे आपके जानवरों के लिए, आपको लकड़ियां दे देंगे, बट शर्त है कि आप हमारे जंगलों को संभालिए, बचाइए, उगाने में हमारी मदद करिए। सोसाइटी को कह रहे हैं, समझ गए, सोसाइटी को ही जंगल की देखरेख और बदले में जंगल से मिलने वाला लाभ देंगे, नाम है सोशल फॉरेस्ट्री। गांव के लोगों को क्या चाहिए, जो जंगल के आसपास रह रहा है उसे क्या चाहिए, उसे लकड़ियां चाहिए जलाने के लिए, उसे फॉडर चाहिए, उसके पास गाय भैंस बकरियां, उसके लिए चारा चाहिए, उसके लिए ग्रास चाहिए, उसको चाहिए ना उसको, तो वो जंगल चोरी करने जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको ही इसका क्या करो, जंगल का रखवाला बना दो, उसको जंगल का हिस्सा दे दो और कहो अब तुम जंगल को ग्रो करने में मदद करो, मैं जंगल बचाने में मदद करो। दिस इज कॉल्ड एज सोशल फॉरेस्ट्री। क्लियर है सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है। इसी तरह से सेम फिनोमेना पे बनाया गया है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, समाज के लोगों को फॉरेस्ट्री के कामों में जोड़ना। कई बार इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले और गांव वाले, कम्युनिटी वाले मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं, ऑलमोस्ट सेम है। इसका एक दूसरा नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ, इसमें फॉरेस्ट के लोग और कम्युनिटी, मतलब वो लोग जो जंगलों के आसपास रहते हैं, ज्यादातर जंगल इरादे के बाद, जंगल इलाके के बाद जो गांव वाले आते हैं, जहां जंगल खत्म होता है गांव शुरू होता है, उन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसमें दोनों जन मिलकर काम करते हैं, क्योंकि अकेले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पूरे जंगल को संभाल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उन लोगों को, जो लोकल एरियाज के लोग हैं, लोकल पीपल हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं फॉरेस्ट्री के कामों में। वुमेन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जरा इस इमेज को देखिए, ये इमेज आपके पेपर में आई हुई है, क्या आप इस इमेज को पहचान पा रहे हैं। ये वुमेन्स क्या कर रही हैं, पेड़ को बचाने से, पेड़ को कटने से बचाने के लिए अपने आप को कटवाने के लिए तैयार है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जिसका नाम है चिपको मूवमेंट। क्या चिपको मूवमेंट, हैव यू हर्ड ऑफ इट। चलिए बता देते हैं इस मूवमेंट के बारे में। चिपको मतलब चिपक जाना, चिपको हाँ, टाइट हक देना, गले लगा देना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो चिपको मूवमेंट क्या था, ये मूवमेंट इंडिया का सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट है, वुमेन्स द्वारा चालू किया गया मूवमेंट। इस मूवमेंट में वुमेन्स ने क्या किया, पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि पेड़ सिर्फ टिम्बर, प्योर वाटर और सिर्फ सॉइल इरोजन नहीं करते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि पेड़ और बहुत सारे काम आते हैं। तो पेड़ों की रक्षा के लिए औरतों ने क्या कर दिया, पेड़ों को गले लगा दिया। आई होप ये इमेज आप देख पा रहे हैं, ये आदिवासी औरतें हैं, है ना, इन्होंने ऐसा किया था।
ये कहानी मैं बता देता हूं छोटी सी। तो कुमाऊं के जंगलों में, हाँ, उत्तराखंड के कुमाऊं के जंगलों में जब मैन लोग, आदमी लोग काम करने बाहर चले गए थे, तो बाहर से कुछ वुड कटर्स आए जिनको ये जंगल बेच दिए गए थे और लोग पेड़ों को काट रहे थे। तो औरतों ने देखा कि कोई और नहीं है हमारा सहारा, क्योंकि ज्यादातर मैन आदमी लोग जो थे उस गांव में नहीं थे। तो औरतों ने क्या किया, पेड़ों को घेर लिया अपने हाथों से, बोला पहली कुल्हाड़ी हमारे पर चलाओ। नाम है चिपको मूवमेंट, ठीक है ना। पूरी दुनिया में इस मूवमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इमेज आनी चाहिए आपको, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। हाँ, ये जरा एक और फोटो देखिए, बड़ा प्यारा फोटो है ये तो। इसी तरह से एक और नजारा है, देखिए बच्चे कैसे गले लगा के पेड़ को रखे हैं, इसको है चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो वुमेन्स का रोल बहुत इंक्रीजिंगली इंक्रीज हो रहा है, हाँ, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में, फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन में वुमेन्स का रोल। क्योंकि गांव में वुमेन ऐसी एक मतलब औरतें एक ऐसी शक्ति है जो घर में रहती है और अपने समाज का, अपने एनवायरमेंट का बहुत ख्याल रखती है। पुरुष को तो काम करने कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ता है, वो शहर निकल आता है अर्बनाइजेशन के चक्कर में, या आसपास के गांव चला जाता है काम के चक्कर में, पर औरतें उसका रखवाली करती है, उसके खेतों की, उसके घरों की रखवाली करती है, ठीक है। तो वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया। चलिए, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता है, बचपन से मालूम है आपको फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। रीफॉरेस्ट क्या मतलब क्या होता है, वन वर्ड क्वेश्चन, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हाट इज रीफॉरेस्टिंग। रीफॉरेस्टिंग मतलब प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, क्या करना, जहां पहले जंगल काट दिए गए थे वहां फिर से पेड़ लगाना। फॉरेस्ट हैज बीन रिमूव्ड, पहले यहां जंगल था, जंगल पहले काट दिया गया था, अब फिर से, री मतलब क्या होता है, अगेन, तो दोबारा जंगल लगाना, रीफॉरेस्ट्री, ठीक है। ये प्रोग्राम है जिसके अंदर जहां जहां जंगल कट चुके थे वापस लगाना है। छोड़ सकता हूं ये सब पॉइंट, एक पॉइंट याद करना इसमें जरूरी है कि गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को बचाने के लिए पॉलिसी बनाई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, एमसीक्यू। एमसीक्यू इसलिए बोल रहा हूं, शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, 1988 में। इसमें गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में कि हम 1/3 लैंड, जिसको हम 33% करीब बोलते हैं, 33% ऑफ लैंड को फॉरेस्ट कवर में रखेंगे। किसी भी कंट्री के लिए सबसे आइडियल, किसी भी कंट्री के लिए, इंडिया की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री के लिए सबसे आइडियल है 33% ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट, टोटल लैंड का। और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करेंगे, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करेंगे, और कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को और बढ़ाएंगे, अफॉरेस्टेशन करेंगे, नए एरिया में जंगल लगाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट को माना गया कि फॉरेस्ट एक नेचुरल रिसोर्स है, एक नेचुरल रीजन है जहां लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस करने में मदद करेगा। ये थी हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। चलिए, इसके आगे छोड़ सकते हैं। अच्छा, वैसे आजकल जो लकड़ी, हाँ, लकड़ी जो जलाने वाली, इसको कहते हैं जलावन लकड़ी, हाँ, जो टुकड़े टुकड़े में जाती है, वो जो फार्म में वेस्ट निकल आती है या पेड़ों में निकलती है, उसका अल्टरनेटिव बता दिया गया। काउडंग लोग यूज कर रहे हैं उसके बदले, और बायोगैस प्लांट यूज कर रहे हैं, तो बायोगैस प्लांट से जो बायोगैस निकल रही है, अब आपको टिम्बर की जरूरत नहीं है, वो टिम्बर, वो लकड़ी जो पेड़ों से निकाल करके जला दी जाती थी। अब प्लास्टिक को बल्कि और अच्छा यूज कर रहे हैं। इवन आपको पता होना चाहिए, जो रेलवे के स्लीपर्स हैं, जो दो रेल की पटरियों के बीच में स्लीपर्स लगाए जाते हैं रेल को थामने के लिए, रेल की पटरियों को रोकने के लिए, पहले लकड़ी के बनते थे, आजकल वो कंक्रीट के बन रहे हैं, है ना। ध्यान दिया होगा आपने, कभी स्टेशन गए होंगे तो ध्यान दिया होगा, जो रेल की दो लाइन जा रही हैं, रेल की लाइंस जो जा रही हैं, इसके नीचे यहां पर पहले ये वुडन होते थे, ये अब ये सब कंक्रीट के बने हुए हैं, इनको कहते हैं स्लीपर्स, कंक्रीट के बने हुए हैं, हाँ, सीमेंट के बने हुए हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, रिसाइकिल क्या होता है, ठीक है। सिल्वीकल्चर, ये क्या है, एक मेथड जिसमें क्रॉप्स जो कि नए, क्या, पुराने क्रॉप्स के बदले नए क्रॉप लगा देने को कहते हैं सिल्वीकल्चर। ध्यान से सुनिएगा, जंगल उगाने वाली टेक्निक का नाम है सिल्वीकल्चर। क्या 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 क्या, जंगल उगाने वाली टेक्निक है ये, क्या, अ मेथड बाय विच क्रॉप कंसिस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट आर टेंडेड, हार्वेस्टेड, रिप्लेस्ड। तो हम जहां जंगल क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसके बदले नया जंगल लगा रहे हैं, और ऐसे क्रॉप्स लगा रहे हैं, ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जो जल्दी ग्रो करते होंगे, और वापस उस फॉरेस्ट को रिप्लेस करते हैं जिसको कट किया गया है। सिल्वीकल्चर मतलब साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स। याद कर लीजिए, व्हाट इज सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट क्रॉप्स को लगाना, ऐसे पेड़ लगाना जिससे नए जंगल पैदा किए जा सके, उसकी साइंस को कहते हैं सिल्वीकल्चर। आ जाएगा, सिल्वीकल्चर तो आज बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। सिल्वीकल्चर से नए फॉरेस्ट सिस्टम आ सकते हैं, फॉरेस्ट सिस्टम मतलब नए जंगल लगाए जा सकते हैं जहां पे जंगल नहीं था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉपाइस फॉरेस्ट आ सकता है। सर, ये कॉपाइस फॉरेस्ट क्या होता है, एक ऐसा फॉरेस्ट जो पेड़ों की शूट से निकलता है, कॉपाइस शूट से निकलता है। सर, कॉपाइसिंग क्या होता है, कॉपाइसिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है जहां वुडलैंड, अर्थात जहां पर थोड़े बहुत जंगल है, थोड़े जहां क्रॉप, फॉरेस्टर से कहते हैं वुडलैंड, छोटे फॉरेस्ट वुडलैंड कहते हैं, वुडलैंड शूज नहीं, है ना। तो जहां पर क्या हो, कॉपाइसिंग का मतलब क्या होता है, एक पुराना सिस्टम है जिसमें यंग ट्रीज, जितने यंग स्टेम्स हैं, आर रेपिडेटली कट डाउन टू ग्राउंड लेवल, ठीक है। क्या करते हैं, जितने पौधे हैं, यंग पौधे को कट कर दिया जाता है, ताकि क्या हो सके, ताकि न्यू ग्रोथ जल्दी से आ सके, एंड फॉरेस्ट के पेड़ों को रिसाइकिल, रिन्यू किया जाए जल्दी। इसे कहते हैं कॉपाइस। देखिए, ऐसा पेड़ था, ठीक है ना, पहले ये बनाया गया, इससे फिर क्या हो गया, नया पौधा आ गया, नाम है कॉपाइसिंग। इसी को ये बनाया गया, पूरा नहीं कट दिया, देखिए, जड़ से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं, इस सबको छोड़ सकते हैं, वुड का फ्यूल ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, मैंने डिस्कस कर लिया है, गोबर गैस डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास फूड।
फूड को करने से पहले एक वर्ड आने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं, ये नहीं करना है, ये टॉपिक नहीं है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सीधा टॉपिक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं करना है, नहीं है टॉपिक, ये टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने हटा दिया, सीधे इस टॉपिक पर है। ये मैं आपके लेटेस्ट सिलेबस को देख रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब एक ऐसा एग्रीकल्चर टेक्निक लगाओ जो डैमेज ना करे हमारे एनवायरनमेंट को, और हमारा एग्रीकल्चर हमें हमेशा के लिए, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हाई लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी देता रहे जितना आज को मिल रहा है। अगर मुझसे पूछोगे, मेरी भाषा में पूछोगे, तो सस्टेनेबल मतलब होता है एक ऐसा ग्रोथ करना विच मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एंड ऑल्सो फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आज की जरूरत पूरी हो, आने वाले समय, आने वाले जनरेशन को भी कोई कमी महसूस न हो, ऐसा ग्रोथ करना, ऐसा सस्टेनेबल काम करना। तो एग्रीकल्चर में भी लगा दो, अर्थात ऐसा फॉरेस्ट्री करो, सॉरी ऐसा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री नहीं, ऐसा एग्रीकल्चर करो जिससे एनवायरनमेंट खराब ना हो, और तो और एग्रीकल्चर सिस्टम से हमारा फ्यूचर जनरेशन को वही सब प्राप्त हो जो आज भी उपलब्ध है। अर्थात आने वाली जनरेशन ये ना पूछे, पापा ये चावल क्या होता था, पापा पापा ये दाल क्या होती थी, ये लो बेटा कैप्सूल, ये खा लो, ये तुम्हारा चावल है। नहीं नहीं, ये ना हो पाए तुम्हारे मेरे साथ। बच्चों को हमें क्या करना ना पड़े, आने वाली जनरेशन को चावल दाल रोटी सब्जी खाने के बजाय क्या दे दे, कैप्सूल दे दे, ये लो कैप्सूल, अभी तुम्हारे पूरे दिन भर का खाना है, उसके बाद खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नौबत ना आए। समझ गए? चलो, ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। छोटा क्वेश्चन बन सकता था, इसीलिए बता दिया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा आज की नीड्स पूरा करना है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करना है। टेक्निक क्या लगा सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, तो मैंने कहा पेस्ट कंट्रोल करना है। क्या? इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल। मतलब हमारे पास जो पेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है आजकल, पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट वो कीड़े होते हैं, वो रोडेंट्स होते हैं, वो माइक्रोब्स होते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाँ, पेड़ों को खा जाते हैं, पत्तियों को खा जाते हैं, ऐसे को कहते हैं पेस्ट। पेस्ट क्रॉप्स नुकसान पहुंचाते हैं, तो पेस्ट को मारना भी है हमें, पर ऐसे मारना है कि उसकी वजह से हमारा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि पेस्ट को मारने के लिए बहुत सारा पेस्टिसाइड छिड़क देते हैं, केमिकल छिड़क देते हैं, और वो जहरीला केमिकल खाने के द्वारा, उस फल सब्जी के द्वारा हमारे पेट में भी चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? क्या करना है? कल्चरल प्रैक्टिसेस करनी है, जैसे एग्जांपल है मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन करना है। इससे पेस्ट जल्दी ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्या करना है? क्रॉप प्रैक्टिसेस को चेंज करना है ताकि हम क्या करें, पेस्ट कंट्रोल कर सकें। और क्या करना चाहिए? सैनिटेशन रखना चाहिए। इसका मतलब है आपकी फील्ड के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्रॉप रेसिड्यू अगर है तो जल्दी से क्या करो, रिमूव कर दो। और क्या करो, ऐसी सीड लगाओ, ऐसा पेड़ लगाओ जो पेस्ट रेजिस्टेंट है, मतलब जहां पर पेस्ट न ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क वाला है, 5 पॉइंट्स आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कुछ मैकेनिकल कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल है रिमूवल ऑफ एग ऑफ पेस्ट फ्रॉम एंड डिस्ट्रक्शन। हाँ, जहां पर पेस्ट एग दे रहे हैं, एग मतलब अंडे दे रहे हैं पेस्ट, उनके अंडे को न होने दें, डिस्ट्रॉय कर दें। कुछ नेचुरल भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स या एनिमल्स होते हैं जो पेस्ट को खा जाते हैं, रिमूव कर देते हैं। और क्या करना चाहिए? सिंथेटिक पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए, पर बहुत संभाल करके। हाँ, सिंथेटिक मतलब केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, पर आप जानते हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, संभल के यूज करना है। आपको ये टॉपिक आना चाहिए। अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे आप अपने एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाएंगे। सब पॉइंट फिर से रिपीट हो गया। टेरेस फार्मिंग करेंगे, कंट्रोल ग्रेजिंग करेंगे, सब पॉइंट रिपीट है। देख लीजिए, एक बार कॉमन पॉइंट्स कर लिया। अब एडवांटेज क्या है इस पेस्ट कंट्रोल के? एडवांटेज ये है कि आपका पेस्ट कंट्रोल में हो जाएगा, आपका क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके इंसेक्ट्स या पेस्ट आपके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, आपके आसपास वीड्स नहीं ग्रो करेंगे, जंगली पौधे नहीं ग्रो करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग टॉपिक जीएमओ। क्या है सर ये जीएमओ? फुल फॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा, जीएमओ। आपने पेस्ट कंट्रोल के बारे में क्या पढ़ा? पेस्ट कंट्रोल के एडवांटेजेस पढ़े, पेस्ट कंट्रोल क्या होता है और पेस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे, टेक्निक क्या लगाएंगे, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा था। समझ गए? एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब आ रहा है जीएमओ। हाँ, जीएमओ का फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आजकल साइंस इतनी स्मार्ट हो गई है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि आप अपने पसंद के फल उगा सकते हैं। पता है कि नहीं आपको? आप अपनी पसंद के ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं। कैसे? बाय ट्रांसफरिंग द जीन्स। क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर सकते हैं। हम उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करा सकते हैं। हम इंसान प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है जीएमओ। क्या फुल फॉर्म है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वो प्लांट्स या एनिमल्स, एनिमल भी हो सकते हैं, पर हमको क्योंकि प्लांट पे बताना है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये एक यही काम करता है, वो पता लगाता है जीन के बारे में। क्या? जीन के बारे में, जीन के बारे में, जिससे हम उसका ट्रांसफर जरूरत के प्लांट्स में कर सकें। ठीक है, आइए, तो ये टॉपिक है छोटा क्वेश्चन, व्हाट इज जीएमओ, व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जेनेटिक जीएमओ के अंदर आता है टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, बायो मतलब लाइफ और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक या मशीन्स। तो अब देखा मैंने कहा बायो इज लाइफ और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स या मशीन्स। तो हम मशीन को इंसानों से जोड़ रहे हैं, एक ऐसा तरीका जिससे हम नए वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, नए तरीके के प्लांट्स यूज कर रहे हैं, टेक्निक लगा करके। क्या लगा करके? टेक्निक लगा करके, नई तरह की टेक्नोलॉजी लगा करके। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपने सुना होगा क्लोनिंग।
अच्छा, टिश्यू कल्चर तो पक्का ही सुना होगा। तो टिश्यू कल्चर करके आप नए तरीके के जीवाणु पैदा कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे घर में दही बनाने आती है कि नहीं तुमको? आपके घर में दही बनती है, पक्का बनती होगी। कैसे बनाते दही बताओ? हाँ, बना सकते हैं हम लोग घर में दही। बस क्या करना है आपको, अगर आपके पास पहले से कोई दही पुरानी रखी है, बस उसको दूध में डाल दो और अच्छे से घुमा दो, छोड़ दो रात भर ढक करके। अगले दिन देखो पूरा वो जो पॉट मिल्क वाला था वो दही बन जाएगा। क्या कहते हो? अरे ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। आपने दूध को क्या कर दिया, टेक्निक लगा करके दही बना दी। सर कौन सी टेक्निक लगाई आपने? एक लिविंग स्पीशीज, आपने दही में क्या डाला था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले थे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे जो आपने डाले थे दूध में। दही थी वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और अब दही पूरा दूध में कन्वर्ट हो गया। ये है, हाँ मैं लिख सकता हूं एग्जांपल, ये लिखेंगे आप एग्जांपल। अब इसका एडवांटेज क्या है? नए क्रॉप वैरायटीज पाई जा सकती है और हम फूड प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, या आजकल पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप उगा सकते हैं, मतलब पेस्ट लगेगा ही नहीं ऐसा क्रॉप लगाएंगे। ऐसी बीज, ऐसा पेड़ जिसमें कीड़े लगेंगे ही नहीं, डिजीज रेजिस्टेंट होगा। सच में आजकल टेक्निक आ गई ऐसी। और नुकसान क्या है? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी है तो आपके एनवायरनमेंट में आपने जबरदस्ती साइंस घुसेड़ दी। आपने पेड़ पौधे को, जीवित को जबरदस्ती क्या कर दिया? केमिकल घुसेड़ दिया उसके अंदर, ठीक है ना। आपने अपना नया स्ट्रेन पैदा कर दिया, नई वैरायटी पैदा कर दिया, जो हो सकता है आपके एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल ना हो। ये होता है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, आपको मीनिंग आना चाहिए उसके। हाँ, सबको छोड़ सकते हैं, इसको कहीं ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट मैंने डिस्कस कर लिया है, ये सबको छोड़ सकते हैं। ये बार बार टॉपिक आ रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। याद कर लीजिए, छोटे क्वेश्चन इन सब टॉपिक पे बन रहे हैं। ये बार बार कई वर्ड आएगा, सोशल फॉरेस्ट्री, इंटरक्रॉपिंग, हाँ, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, ये बार बार वर्ड आएगा, आपको याद कर लेना चाहिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग देख रहे हैं, कॉन्टूर प्लॉइंग, ये सब एग्जांपल्स हैं। चलिए अब आ रहे थे इरिगेशन में भी। ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट टेक्निक है। देखिए ड्रिप इरिगेशन में क्या कर रहे हैं, पाइपलाइंस क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं रूट्स ऑफ द प्लांट को। प्लांट की जहां रूट्स है उसी रूट्स पे क्या कर रहे हैं हम, पानी सप्लाई कर रहे हैं। लीफ पे पानी नहीं दे रहे हैं, प्लांट के रूट्स को, उसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। सबसे एफिशिएंट, सबसे मॉडर्न टेक्निक है इरिगेशन की। एक पाइपलाइन को डाला, इस पाइपलाइन से क्या करना है, पानी सप्लाई करना है क्रॉप्स की रूट्स को। पूरे क्रॉप्स को नहीं देना है, सिर्फ पाइपलाइन पे वहां छेद करेंगे जहां क्रॉप की रूट है। समझ गए ना, पानी का लॉस नहीं होता है इससे, ठीक है। अब केमिकल फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर में अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केमिकल फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर? तो केमिकल फर्टिलाइजर समझ गए, ये लेबोरेटरीज में बनेंगे, इंडस्ट्रीज में बनेंगे, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होंगे। इसमें बहुत सारा केमिकल बनाया जाता है जो कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसको कई बार इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। क्या? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया। हाँ, जैसे यूरिया, इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिलाए जो सॉइल की फर्टिलिटी तो इंप्रूव करते हैं और एक्सेस डालने पे लैंड को डिग्रेड कर देते हैं, अर्थात सॉइल हमेशा के लिए क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। सही सुना आपने, हमेशा के लिए सॉइल क्या होती है, बंजर होती है। कौन करता है? ये केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। अब इससे बेटर फर्टिलाइजर कौन है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है, इसमें नेचुरल टेक्निक से, हाँ नेचुरल टेक्निक से सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। सर वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, सॉइल में खूब सारे अर्थवॉर्म्स को छोड़ दिया जाता है। सर अर्थवॉर्म क्या करेंगे? अरे अर्थवॉर्म ही तो फार्मर्स फ्रेंड हैं। अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर रहते हैं, सॉइल को खाते हैं और उनके सॉइल को अप डाउन करने की वजह से सॉइल में इरिगेशन होता है, सॉइल में फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। इसे कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। और क्या कर सकते हैं, उसमें एजोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया जोड़ सकते हैं, या राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर को लेते हैं और इसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड ये है नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजर, ठीक है। नाम है बायो फर्टिलाइजर। दो एग्जांपल दे दिया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, स्क्रीन पे दिख रहा है किस तरीके से प्लांट की रूट्स के अंदर ही ये फर्टिलाइजर क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ ऐसे मैन्योर होते हैं जिसे हम कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। काऊ का डंग, फार्म का वेस्ट कहीं पे रख देने से, कहीं पे पिट में, गड्ढे में डाल देने से, कुछ महीनों तक छोड़ देने के बाद वो एक खाद बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। हम इसे कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। आप अपने ही खेतों में, आप अपने ही खेतों में फार्म यार्ड मैन्योर बना सकते हैं। तुम बना सकते हो अपने घरों में, जो तुम शहर में रह रहे हो तो यस, तुम्हारे घर में जो मम्मी फ्रूट पील्स निकाल रही है, वेजिटेबल के छिलके निकाल रही हैं, उसको किसी एक गमले में, जो खाली गमला याद रखेगा, उसमें डाल दो और उस पर मट्टी डाल दो ऊपर से। कुछ दिनों के लिए सड़ने गलने, कुछ महीनों के लिए छोड़ दो। अब कुछ महीनों बाद जब निकालोगे तो वो एक मैन्योर बन चुका होगा, यस, फर्मेंट हो गया होगा, डिग्रेड हो गया होगा और कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड में चेंज हो गया होगा। अब आप दूसरे क्रॉप्स में डालो, दूसरे गमलों में डालो, फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से वर्ड है ग्रीन मैन्योर या मल्चिंग। मल्चिंग के बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप क्या करना है, सॉइल कवर हमेशा रखना है। क्या? सॉइल को बेयर मत छोड़ना, खुला मत छोड़ना। सॉइल पे कुछ ना कुछ क्रॉप रेसिड्यू, ग्रासेस कुछ ना कुछ रहने चाहिए, इसे कहते हैं मल्चिस, ठीक है। अब एडवांटेज में
हाँ, सॉइल बायोपेस्टिसाइड का भी एग्जांपल ले लीजिए। बायोपेस्टिसाइड कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पेस्ट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं नेचुरली। कोई हार्मफुल केमिकल नहीं मिलाना है, कोई जहरीला केमिकल नहीं छोड़ना है, वो है नीम की पत्ती। हाँ, नीम 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 सैकड़ों हकीम, हाँ शायद ऐसा सुना होगा। बहुत सारी रोगों का इलाज है नीम। नीम और गार्लिक, हाँ लहसुन, दोनों कमाल के हैं ये दोनों क्या है? बायोपेस्टिसाइड के एग्जांपल है। तो बायो मतलब लाइफ, लिविंग, और पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को मारने वाले, पेस्ट को किल करने वाले। दो एग्जांपल मैंने दिया, नीम दे दिया, दूसरा दे दिया गार्लिक। क्या करते हैं मैंने बता दिया, पेस्ट को किल करते हैं। कुछ नेचुरल एग्जांपल देता हूं, हमारे एनवायरमेंट में भी पेस्ट कंट्रोल करने वाले नेचुरल प्रीडेटर्स हैं, खास करके हमारा उल्लू से कह रहा हूं कि कहते हैं बच्चे, अरे उल्लू हो गया, तो बहुत बच्चा बुरा मान जाता है, अरे हमको मैम उल्लू बोल रही हैं। अरे उल्लू बहुत कमाल का जानवर है। पहली चीज, उल्लू 360 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा लेता है, पता है कि नहीं आपको? एंड आउल कैन टर्न द नेक अप टू 360, पूरा राउंड घुमा लेता है। चलो ये तो कमाल की बात हो गई। पर आउल रॉडेंट्स को खा जाता है, चूहों को खा जाता है। चूहे खेत को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, चूहे भी पेस्ट है, याद रखो। हाँ, ये बात तो मैं ध्यान नहीं थी, चूहा इज अ पेस्ट, तो चूहे को खा जाता है। एक बर्ड है, नाम है लेडी बर्ड बीटल। ये बर्ड नहीं है, एक बीटल है, ये कीड़ा है। ये क्या करता है? ये भी एपिड को खा जाता है। एपिड एक पेस्ट का नाम है। क्या? हाँ, ये एक कीड़ा है जो दूसरे पेस्ट को खाता है। मैंने एग्जांपल देना था आपको, नेचुरल तरीके से पेस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं। पेस्ट कंट्रोल करना है बिना केमिकल छिड़के। अब आपके खेत में बहुत सारे चूहे हैं, ध्यान से सुनना, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस कर रहा हूं। तुम्हारे खेतों में बहुत सारे चूहे हैं और चूहे पेड़ों की जड़ खोद देते हैं। हाँ, चूहे पेड़ की जड़ खोद देते हैं, पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। चूहे को मारना है, बताओ सबसे अच्छा तरीका क्या है? हंसना नहीं है, सीरियसली। अरे बिल्ली छोड़ देंगे सर। क्या सुना? बिल्ली छोड़ देंगे, बिल्ली। कोई केमिकल मत छोड़ना, या चूहे मारने की दवा मत छिड़कना। चूहे मारने की दवा छिड़कोगे तो वो केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड हो जाएगा, और केमिकल पेस्टिसाइड आपके क्रॉप्स में चला जाएगा। तो चूहे तो मर जाएंगे, मान लेंगे आपकी बात, पर आपकी सॉइल पॉल्यूट हो जाएगी, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो कमाल क्या करना है? बिल्लियां छोड़ देनी है। ये है बायोपेस्टिसाइड, समझ गए? बिल्ली इज अ नेचुरल प्रेडेटर फॉर द रैट्स। कमाल का एग्जांपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने दो एग्जांपल याद करा दिया आपको। चलिए सबको छोड़ दीजिए, जीन बैंक को ध्यान दीजिए। व्हाट इज जीन बैंक? छोटा क्वेश्चन बन रहा है। जीन बैंक, जीन है क्या? जीन जेनेटिक मटेरियल का एक हिस्सा है। हाँ, हर एक काम के एक जीन होते हैं। सही सुन रहे हो? आपकी आंखों के रंग का एक जीन होगा, सच कह रहा हूं। आपकी आईब्रोज का एक जीन होगा, आपके हेयर कलर का एक जीन हो। तो हर एक ऑर्गन का बॉडी के अंदर एक जीन होता है, प्लांट में भी हर एक का होता है। तो जीन बैंक क्या करती है? ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जहां पर हम जेनेटिक मटेरियल स्टोर कर देते हैं और अवेलेबल करा देते हैं किनको? जिनको इसकी जरूरत है रिसर्च करने के लिए या फर्दर डेवलप करने के लिए। इसलिए ताकि वर्ल्ड में खाने की कभी कमी ना हो। ये एक सिस्टम है, ये एक तरीका है जहां जीन्स को, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल को, जाके स्टोर करते हैं। जीन बैंक है ना? जैसे ब्लड बैंक है, वहां क्या स्टोर होता है? आपके खून को स्टोर कर दिया जाता है, लोगों से खून निकाल करके ब्लड बैंक। वैसे आई बैंक है, वहां क्या स्टोर करते हैं? कॉर्निया स्टोर करते हैं। उसी तरह से जीन बैंक में जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर देता है ताकि फ्यूचर में उसका यूज किया जा सके, उसके रिसर्च किया जा सके, उस पर कुछ नए डेवलपमेंट किया जा सके। इसीलिए नाम रखा गया है जीन बैंक। क्या करता है जीन बैंक? आइए ऑब्जेक्टिव देखें। जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करता है, रिसर्च करने में मदद करता है, और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, आने वाले वर्षों में खाने की कमी ना हो इसमें मदद करेगा, फूड की सिक्योरिटी लाएगा। ठीक है ना? आने वाले समय में ऐसा ना हो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, वर्ल्ड में खाना कम पड़ जाए, इंसान को ना खाने लगे। समझ गया ना? फूड इंबैलेंस क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन। फूड इंबैलेंस इसलिए हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस HYV सीड का फुल फॉर्म याद कर लो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। HYV सीड्स MCQ बन सकता था बस इसलिए। HYV सीड का MCQ है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। जितना जितना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, आई होप आप मार्क करते जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारे पास, यस ये चैप्टर है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हल्के में मत लेना। ये चैप्टर आपके सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी। अब नाम में ही काम छुपा है, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वाइड वैरायटी ऑफ, मतलब खूब सारे ऑल फॉर्म्स ऑन द अर्थ। किसके? अलग अलग विविध रंग के, विविध रूप के, विविध टाइप के जीव जंतु हमारे आसपास जो हैं, ये है हमारा बायोडाइवर्सिटी। हमारी धरती में मिलियंस ऑफ प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीन्स हैं, ये सब हैं बायोडाइवर्सिटी कहलाते। अब बायोडाइवर्सिटी क्यों लॉस हो रही है? तो मैंने कहा सबसे बड़ा दुश्मन, अरे आपके सर नहीं है, हम सब हैं, समझ गए ना? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंसान। तो पहला क्वेश्चन बना, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, मीनिंग आ जाएगी। अब आता है व्हाट इज द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हाँ, कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आप इसके कॉजेस को अच्छे से देखें, क्योंकि 5 कॉज आपको करना है। लॉन्ग का क्वेश्चन आ गया, जब लॉन्ग बोल रहा हूं तो 5 पॉइंट मिनिमम करने हैं। तो मैंने कहा हम सबसे बड़ा कारण है, कैसे? हम कैसे हैं? हमने क्या किया है? क्यों है? तो मैंने कहा हमने क्या किया है? थ्रेट टू द बायोलॉजिकल फॉर्म्स किया है। हमने
इनको नुकसान पहुंचाया है। कैसे? मैंने कहा जंगलों को काट दिया हमने। दूसरा क्या किया हमने? खूब सारे पोल्यूटिंग मटेरियल छोड़ा, हमने बहुत सारा पोल्यूशन पैदा किया इंडस्ट्रीज के रूप में, हाँ इंडस्ट्रीज के रूप में, एक्सीडेंट्स के रूप में, न्यूक्लियर डिजास्टर के रूप में। हमने पानी तक को पॉल्यूट कर दिया, है ना, जंगल को बर्बाद कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने जो हमारे आसपास रिसोर्सेज थे उसका एक्सप्लॉइटेशन किया, यूज नहीं किया, एक्सप्लॉइटेशन किया। मिनरल अवेलेबल था पर मिनरल के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। मिनरल को पाने के चक्कर में आसपास की पूरी एरिया क्या कर दी? पॉल्यूट। जहां कोल माइंस है वहां चारों तरफ कोई भी जंगल नहीं बच पाया है, क्योंकि कोल माइंस को यूज करने के लिए, निकालने के लिए पूरे जंगल को सफा कर दिया हमने, ठीक है ना। और क्या किया हमने? हमने क्लाइमेटिक चेंज पैदा किया, हमने ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर दी। हम, मैं, इंसान, हम लोग रीजन है। हम रीजन है कि क्यों धरती में सी का लेवल राइज हो रहा है। और तो और हमने ऐसी कुछ स्पीशीज ले आ दी जो हमारे यहां सुटेबल नहीं थी, एक्सोटिक स्पीशीज, मतलब फॉरेन स्पीशीज, कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे यहां फिट नहीं बैठते हैं, हमारे एनवायरमेंट के लिए सुटेबल नहीं है, हमने जबरदस्ती ले आया। फॉर एग्जांपल पोलर बियर, एग्जांपल देता हूं मैं। पोलर बियर है, जान तो कहां रहता है? पोल्स में रहता है। अब हम पोलर बियर को बनारस में रखना चाहते हैं, दिल्ली में रखना चाहते हैं, मरेगा कि नहीं बेचारा? क्यों मर जाएगा बताओ? पोलर बियर कहां रहता है? एकदम ठंडे इलाकों में, जहां उसकी पूरी बॉडी क्या होती है? 60 डिग्री, -60 डिग्री, -40 डिग्री, -20 डिग्री। यस, वेरी वेरी लो टेंपरेचर को बियर कर सकती है, ऐसी बनी है। और हम कहां रख रहे हैं उसको? कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट पर। मर नहीं जाएगा बेचारा? या सर्वाइव कर पाएगा वो? अगर ग्रो भी कर जाएगा, जिंदा भी रह जाएगा, तो क्या नेचुरल मिल रहा है उसको यहां पर कुछ चीजें? नहीं, प्रॉपर ब्रीड नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा। ये है प्रॉब्लम। हम एक्सोटिक स्पीशीज को क्या कर रहे हैं? हर जगह ले आ रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। हमने डैम्स बनाया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाए और पूरे धरती को क्या कर दिया? उसका टेक्टोनिक बैलेंस बिगाड़ दिया। क्या? टेक्टोनिक बैलेंस बिगाड़ दिया। अर्थक्वेक आ रहे हैं इसकी वजह से आजकल। तो ये है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, मैन का रीजन। अब आ रहा है, ये छोड़ सकते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बाद कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम दो तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन इस पे भी आ रहा है। एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। क्या? कंजर्वेशन मतलब बचाना, हमको अब हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाना है। एक होता है इन सीटू। दो टाइप के कंजर्वेशन बताएंगे, याद रखिएगा, दो टाइप के कंजर्वेशन बताएंगे जब हम नेचुरल हैबिटेट या उसके ओरिजिनल घर को ही बचाने के लिए चले जाएं। एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल समझो कि शेर की आबादी खत्म हो रही है, हाँ हमारे यहाँ लायंस जो है कम हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें शेरों को बचाना है, तो हम शेर को बचाने के लिए शेर को उठा करके लैब में ले आएंगे? जी नहीं, ये नहीं करेंगे, बल्कि हम जंगलों में जाएंगे, शेरों पे नजर रखेंगे, जब शेरनी ब्रीड कर रही होगी उनके बच्चों का देखभाल करेंगे, देखेंगे कि वो बच्चे प्रॉपर्ली ग्रो कर पाए, उनको कोई मेडिकल जरूरत है वहां जाके मेडिकल हेल्प करेंगे। ये क्या है सर? इसी का नाम है इन सीटू। कौन सा सीटू? इन सीटू। इसमें क्या होता है? जहां नेचुरल उसका हैबिटेट है, जहां नेचुरल ऑर्गेनिज्म का घर है, वहीं जाकर के उसको बचाएंगे। और एक और तरीका है एक्स सीटू। अब शेर खत्म हो रहे हैं, अब शेरनी को उठा करके एक लैब में ले आएंगे, एक जू में ले आएंगे जंगल से, और यहां पर शेर और शेरनी को मेटिंग कराकर आर्टिफिशियल टेक्निक से शेरनी के जो कब्ज पैदा होंगे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे जो शेर पैदा होंगे, जो बच्चे पैदा होंगे, उनका लैब में देखभाल करेंगे। जब ये थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे, खाने पीने लायक हो जाएंगे, उनको जाके जंगल में छोड़ देंगे। अब ये कौन सा कंजर्वेशन है? मैंने कहा कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया इसमें एक्स सीटू। क्लियर? इन सीटू एक्स सीटू में क्लियर है अंतर? पक्का समझ में आ गया? हाँ, अब तो नहीं भूलोगे, मेरी स्टाइल में तो कंफर्म नहीं भूल पाओगे। मेरी स्टाइल से तो असंभव है। तो इन सीटू में क्या करते हैं? समझ गए? नेचुरल हैबिटेट में हम खुद चले जाते हैं और जाके बचा लेते हैं। कुछ तरीके एग्जांपल दिया हुआ है इन सीटू के लिए। हमने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, हमने बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है। यहां पर एनिमल्स को नेचुरल तरीके से छोड़ दिया है और इंसानों का आना जाना इसमें रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, ताकि यहां खुद क्या करें? नेचुरल तरीके से इनकी रक्षा कर सके। आइए अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दें, कैसे हमने नेशनल पार्क बनाया। नेशनल पार्क एक एरिया है जो रिजर्व कर दी गई है वाइल्ड लाइफ के लिए, हम लोग के लिए नहीं है, जानवरों के लिए एरिया। यहां पर आप शहर नहीं बसा सकते, यहां पर आप घर नहीं लगा सकते, अपना घर नहीं बना सकते। तो यहां पर आप ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब परमिटेड नहीं है। जानवर नहीं छोड़ सकते, गाय भैंस नहीं जा सकते। एग्जांपल है जिम कॉर्बेट, वन वर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, जिम कॉर्बेट। ये एक महान हंटर थे, जी हाँ, जिम कॉर्बेट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्या खास बात है? तो नेशनल पार्क में ऑर्गेनिजम्स को नेचुरली उनके हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है, जहां ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक रिजर्व्ड एरिया होती है, जहां पर ओनली वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट, मतलब एनिमल्स और प्लांट को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहां ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग, ध्यान से सुनिएगा, यहां ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, लकड़ियां जो सूख गई हैं, या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और प्राइवेट ओनरशिप अलाउड है। कुछ हद तक इसमें इंसान दखल देता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंसान जाता है लकड़ियां तोड़ने ओड़ने के, फॉरेस्ट से कुछ मिलने वाले पदार्थ जैसे तेंदू लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, प्लग करके ले आता है। हाँ, इंसान दखल दे रहा है, पर इसमें दे रहा है, नेशनल पार्क में नहीं दे पाएगा, ठीक है। एग्जांपल है पेरियार केरला, एमसीक्यू, रानीपुर उत्तर प्रदेश, चिल्का लेक, सरिस्का, 4 बता दिया। एक पेरियार केरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान देंगे।
आइए, एक प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ने बनाया, याद करिए, एमसीक्यू आ रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों बनाया, कब बनाया? टाइगरों की रक्षा करने के लिए सरकार ने बनाया प्रोजेक्ट टाइगर। कब बनाया? 1973 में। गिर लायन प्रोजेक्ट क्यों बनाया? गिर में, गिर नाम के जंगल जो कि गुजरात में है, इसमें लायंस पाए जाते हैं, इनकी रक्षा करने के लिए। सिमिलरली क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, नाम से समझ जाओ, क्रोकोडाइल को बचाने के लिए। लास्ट में एक और प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट। जानवर का नाम और प्रोजेक्ट याद कर लो, ठीक है। आते हैं तीसरे टाइप का, दो बता दिया, बायोस्फीयर, सॉरी नेशनल पार्क। दूसरा बताया, क्या बताया दूसरा पार्क? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरा बता रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या होते हैं? ये एक स्पेशल एरिया होती है, इन सबसे अलग होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा स्पेशल एरिया होती है, एकदम अलग, विथ मल्टीपल यूज ऑफ लैंड इज परमिटेड। यहां पे 3 जोन होते हैं, 1 2 3। इसे कहते हैं हम लोग क्या? बायोस्फीयर रिजर्व। सर इसमें क्या क्या जोन होता है? सबसे पहले होता है कोर जोन, नेचुरल जोन, जहां इंसानों को जाना अलाउड नहीं है। कहां मिलेगा कोर जोन? सबसे अंदर। ये है, ये अनडिस्टर्ब्ड है और लीगली प्रोटेक्टेड है, यहां पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता। कहां पर है ये कोर? सबसे अंदर, कोर जोन। सेकंड जोन, बफर जोन। इसमें क्या है? इसमें बहुत सारे रिसर्च एजुकेशन के काम किए जा सकते हैं। क्या? बफर, सेकंड वाला जोन मैं लिख रहा हूं, बफर लिख दिया आप हमारे लिए, बफर जोन। यहां पर इंसान जाएगा कुछ रिसर्च करने के लिए जानवरों पर, हाँ, कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए, फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करने के लिए जा सकता है। यूज करेंगे, पर किस काम यूज करें मैंने बता दिया। तीसरा और आखिरी है ये आउटर जोन, इसका नाम है ट्रांजिशन। 3 जोन है, क्या नाम है इसका? ट्रांजिशन जोन। यहां पे क्या होगा? ये एरिया ऑफ एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लोकल। यहां पे फॉरेस्ट अथॉरिटीज वाले होंगे यहां पर, और आम जनता होगी। ऐसे कितने जगह बनाए गए हमारे देश में? 13 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने नंबर याद कर लो? एमसीक्यू 13 बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी, नीलगिरी, नॉकरीक, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। अब आ रहा था टॉपिक एक्स-सिटू कंजर्वेशन। अब एक्स-सिटू कंजर्वेशन तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बार का, बायोडायवर्सिटी। एक्स-सिटू में क्या होता है? स्पीशीज को बचाने के लिए, स्पीशीज को जिंदा रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए आउटसाइड दी नेचुरल हैबिटेट ले जाते हैं। जहां उसका घर है वहां से उसको बाहर ले जाते हैं। जैसे मैंने कहानी बताई थी अभी, शेर वाली कहानी बताई थी, वो कैप्टिव ब्रीडिंग की मैंने कहानी बताई थी कि शेर को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में ले जाते हैं, पर्टिकुलर बिल्डिंग में ले जाते हैं, लैब में ले जाते हैं, जहां उनकी ब्रीडिंग कराते हैं। या मैंने कहा जूज में इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को जू में रखते हैं। और या तो प्लांट है तो बॉटनिकल गार्डन। हाँ, मुझे कुछ जू का नाम लिखिए जहां जहां जिस जिस जू में गए हैं। वैसे मुझसे पूछोगे तो मैं कानपुर जू गया हूं, कोलकाता जू गया हूं, 2 जगह बस, लखनऊ वाले जू में नहीं जा पाया था। चलिए, क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। ये अब कानून इंपॉर्टेंट है, हाँ सही सुन रहे हैं, ये कानून इंपॉर्टेंट है। इस कानून पे क्वेश्चन बन रहा है। सरकार ने फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ कानून बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। पहला है, एक्ट का नाम भी याद कर लीजिए क्योंकि इससे एमसीक्यू भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। कब बनाया गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या करना चाहती है? बायोडायवर्सिटी बचाना चाहती है, चाहते हैं कि स्पीशीज का प्रोटेक्शन हो, कंजर्वेशन हो। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर 1973। जानवर में से सिर्फ टाइगर बचे थे जिनको उनको बचाना था, क्योंकि टाइगर बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे, ठीक है। टाइगर और टाइगर रिजर्व्स को बचाना, ठीक है। क्या इसका हुआ? देखिए, इसका फेलियर भी है। टाइगर्स आज भी 1973 के बावजूद भी आज भी टाइगर्स की संख्या बढ़ाई नहीं जा पाई है, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर्स और लोकल्स क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट नाम आ गया, इंपॉर्टेंट नाम आ गया। क्या है ये इंपॉर्टेंट नाम? ये इंपॉर्टेंट नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक संस्था है, इंटरनेशनल बॉडी है। क्या ये इंटरनेशनल बॉडी है? IUCN इंटरनेशनल बॉडी है जो क्या करती है? टेक्निक या प्रिंसिपल्स बताती है। ये वर्ल्ड क्या है? दिस वर्ल्ड इज कंपोज ऑफ, ये बताती है कि किस तरीके से इंसान और उसके आसपास के सराउंडिंग को कैसे मिलकर रहना है। ये हमारे लिए इकोलॉजिकल लॉज, क्या एनवायरमेंटल लॉज बताती है। क्या बताती है? एनवायरमेंट के लॉज बताती है। समझ गया ना? ये इसका मेन पर्पस है, इसका मेन प्रिंसिपल है कि हमारी धरती में क्या हो, नेचुरल सिस्टम्स काम करते रहे। जैसे वाटर साइकिल है, वो अपना काम करते रहे, ठीक है ना। ऐसा तभी होगा जब हम नेचर को अपना काम करने देंगे, ठीक है ना। ह्यूमंस को क्या करना पड़ेगा? दूसरी स्पीशीज के साथ मिल करके रहना सीखना पड़ेगा, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। आता है वेटलैंड। ये सब इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ सकता मैं, भले एमसीक्यू बने, शॉर्ट क्वेश्चन बने, 2 मार्क्स का बनेगा। वेटलैंड वो एरियाज होती है जहां पर सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर पे आ जाता है, जहां पे पानी सरफेस पे आ जाता है और यहां पर अक्सर पानी की सप्लाई खूब रहती है। यहां वो प्लांट्स या वेजिटेशंस पाए जाते हैं जहां पर मॉइस्चर ज्यादा है। अक्सर ये वो एरिया होती है जहां पे बहुत दलदल होता है, मार्शी लैंड होता है, स्वैम्प होता है, हाँ, जहां कीचड़ दलदल, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, सुना है, तो ऐसे एरिया। ज्यादातर ये एरिया क्या होते हैं? वाटर लॉक्ड एरिया होते हैं। क्या? वाटर लॉक्ड, मतलब साल के ज्यादा समय तक यहां पर पानी ही भरा रहता है। तो ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो यहां रह सकते हैं। देखिए, सब जानवर इसमें नहीं रह पाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है रामसर कन्वेंशन। ये क्या है? रामसर क्या है? रामसर एक प्लेस का नाम है। ये प्लेस वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए बनाई गई। एक मीटिंग बुलाई गई, कहां बुलाई गई? रामसर नाम की प्लेस में। तो ये मीटिंग थी वेटलैंड्स को बचाने के लिए, दुनिया में जो वेटलैंड्स बचे हैं उसको बचाने के लिए, वाटर हैबिटेट्स, किसको? वाटर हैबिटेट्स को बचाने के लिए। इसका नाम है रामसर कन्वेंशन। क्या नाम है? रामसर। रामसर एक प्लेस है
ईरान इराक में उसी के नाम से रखा गया रामसर। हाँ, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस इन द मुस्लिम कंट्री एज ईरान इराक। ठीक है ना? हाँ, ईरान कहां पर है? ईरान में 1971 में ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ही इसमें गई थी ट्रीटी साइन करने कि हम सब मिलकर के क्या करेंगे, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, इंटरनेशनल मदद से वेटलैंड की रक्षा करेंगे, वेटलैंड को खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि वेटलैंड का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। हर तरह के हैबिटेट का अपना एक अलग बात है ना, उसके अपने अलग टाइप के स्पीशीज हैं, वहां अपने तरह के अलग तरह के प्लांट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है। हम कौन होते हैं इस वेटलैंड को खराब करने वाले? जी नहीं, आप और मैं नहीं करेंगे ऐसा, समझ गए ना? ये इसका मेन मकसद था। इंडिया इसमें गया था, याद रखिएगा, इंडिया ने इसको पार्टिसिपेट किया था। देखिए हम इसमें गए थे, ईयर याद कर लीजिए, 1971 में यह कन्वेंशन बुलाया गया था और हमने 1982 में इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, क्या पर्पस है इसका मैंने बता दिया, वेटलैंड्स को बचाना है। ठीक है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड्स को बचाना है। ठीक है, वेटलैंड्स को पता लगाना है कहां है। वैसे दुनिया में 500 वेटलैंड साइट्स खोजी गई हैं, 500। इंडिया में कहां पर है? नेम थ्री वेटलैंड्स इन इंडिया। आओ इंडिया में 3 वेटलैंड्स पूछते हैं। पहला देखिए चिल्का, इंडिया में कहां है? चिल्का उड़ीसा में, याद रखिए। दूसरा है कालादेव नेशनल पार्क, गुलर पार्क बांदीपुरा, हाँ कश्मीर में है, ये बहुत खूबसूरत पार्क है, सॉरी लेक है, गुलर लेक पार्क मैंने बोला। क्या है? हरिके लेक। वैसे 2 आसान से कर लीजिए, गुलर और चिल्का दोनों लेक है। हाँ, चिल्का उड़ीसा में है और गुलर कहां पर है? गुलर है बांदीपुरा जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्यों वेटलैंड के क्यों पीछे पड़े भाई? वेटलैंड में क्या है? वेटलैंड फ्लड कंट्रोल करती है, वेटलैंड बाइंडिंग इफेक्ट ऑन वेजिटेशन लाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर खूब सारा सिल्ट पाया जाता है जो एग्रीकल्चर को और लार्ज रिवर्स को सक्सेसफुल बनाता है। और क्या खास बात है? जहां पे जो पाया जाने वाला बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस है, उससे क्या होता है? इन्वायरमेंट कंटेमिनेशन रोका जा सकता है। हाँ, अगला टॉपिक, इसको भी नहीं छोड़ सकता, नहीं मतलब नहीं, करना पड़ेगा, नो चॉइस। CITES फुल फॉर्म पूछ लेगा तब क्या लिखोगे? CITES, C कन्वेंशन, I इंटरनेशनल, T ट्रेड, E एंडेंजर्ड और स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो ये मीटिंग बुलाई गई थी, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया था, गवर्नमेंट्स के बीच में एग्रीमेंट किया था। इसका मकसद है कि इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स दैट डज नॉट थ्रेटन द स्पीशीज। मतलब इंडिया के पास बहुत सारे जंगली हाथी हैं, एग्जांपल है, इंडिया इसको बेचना चाहता है तो अलाउड नहीं है। पर किसी देश में जहां हाथी नहीं है, वहां हाथी चाहिए तो हम उन्हें स्पेसिमेन के रूप में, यस, नर हाथी मादा हाथी दे सकते हैं। बदले में उनसे वो स्पीशीज लेंगे जो हमारे देश में नहीं है। ये चाहती है कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, वो स्पीशीज जिनके जीवन को खतरा है, जिनका एक्सटिंक्शन होने का खतरा है, उनको एक्सचेंज किया जाए। उनको एक्सचेंज किया जाए। सारे इलीगल ट्रेड, कोई गलत गैर कानूनी तरीके से जो जानवरों को मार रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, टाइगरों को, इवन एलिफेंट्स को गैर कानूनी से, इवन आपको नाम सुना होगा कि जो राइनोसोरस है, राइनोसोरस समझ होगा, एक सिंगल सिंग वाला जानवर, उसको तक मार देते हैं, उसकी 3 मोटी स्किन, उसको भी मार दे रहे हैं, उसके हॉर्न के लिए मार दे रहे हैं, उसकी स्किन के लिए मार दे रहे हैं। तो इलीगल ट्रेड हो रहा है, इसको रोकना है। साइट्स यही चाहती है, ठीक है, साइट्स यही चाहती है, इलीगल ट्रेड रोकना चाहती है एनिमल्स का, स्पेसिमेन को अलाउ करती है कि वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, बशर्ते आपके यहां उसका सर्वाइवल का प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से CBD है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, ये क्या चाहती है कि फ्रेमवर्क बनाया जाए बायोलॉजिकल तरीके से एनिमल्स की स्पीशीज, प्लांट की स्पीशीज को बचाने के लिए। चलिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर पार हो गया, चैन की सांस लीजिए। चलिए, आसान चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर आप जानते हैं। रिन्यूएबल मतलब वो एनर्जी जो रिन्यू हो सके, विच कैन बी रिप्लेस्ड और विच इज इनएग्जॉस्टिबल। सोलर एनर्जी सबसे अच्छा एग्जांपल दिया, ठीक है ना, ये वो एनर्जी जो फिनिश नहीं होगी और कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहेगी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और इसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, उसका कौन सी एनर्जी है जो खत्म हो जाएगी। हाँ, एग्जांपल दो, फॉसिल फ्यूल, आज नहीं कल धरती से पूरा पेट्रोलियम, पूरा गैस, पूरा कोल, आज नहीं कल होना ही खत्म, तो वो नॉन रिन्यूएबल है, समझ गए, वो एग्जॉस्टिबल है और पॉल्यूटिंग भी है वो। अब सोलर के बारे में मत पूछना मुझसे, क्योंकि सोलर आप बहुत समय से पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। हाँ, मैंने हिस्ट्री बोल दिया क्या, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको आने चाहिए, क्या मैंने कहा, एडवांटेज डिसएडवांटेज आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रीड कर लीजिएगा। आइए, एनर्जी, चलिए इसको आगे बस पढ़ लीजिए, छोटे क्वेश्चन की नजर से देखना है, बहुत दिमाग मत लगाइएगा। क्या लिखा है, नॉट टू बी टेस्टेड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ओनली। आइए, न्यूक्लियर पे आ रहे हैं, मेन टॉपिक यहां पे शुरू है, सब छोड़ दीजिए, सब आ जाइए इसको छोड़ करके न्यूक्लियर पे। न्यूक्लियर कहां गया, न्यूक्लियर, ओ सिर्फ किस टॉपिक पे करना है आपको, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पे करना है, ठीक है। चेरनोबिल डिजास्टर पे आपको पता होना चाहिए, चेरनोबिल एक प्लेस थी जहां पर क्या हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, लीकेज ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल हुआ और ये पूरा प्लांट क्या हो गया, एक्सप्लोड कर गया। हाँ, वर्तमान में एक प्लेस है, हाँ रशिया में, वहां पर ये पाया गया था, हाँ वहां पर ये ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था, नाम है चेरनोबिल डिजास्टर, ठीक है। बस ये टॉपिक करनी है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन का एडवांटेज डिसएडवांटेज, छोटे छोटे करने, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और चेरनोबिल डिजास्टर पढ़ना है, और कुछ नहीं करना है आपको। बाकी आपको मैंने कहा कॉमन चीजें पता होना चाहिए। अगला टॉपिक आ रहा है वेस्ट। तो वेस्ट तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ा था, कोई चीज जो आपके काम की नहीं है,
कोई चीज जिसका यूज खत्म हो गया है वो चीज आपके लिए वेस्ट है। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब वो वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाएगा, वो वेस्ट जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा फ्रूट वेस्ट, हाँ फ्रूट पील्स, फार्म वेस्ट, और नॉन बायोडिग्रेडेबल कन्वर्ट नहीं होगा। कम्बस्टिबल वो वेस्ट होता है जिसको जला दिया जाता है, जो जल जाएगा वेस्ट वो कम्बस्टिबल है, और जो नहीं जलेगा वो वेस्ट जिसको आप हीट से जला नहीं सकते, सेरेमिक वेस्ट, मेटल वेस्ट, वो है नॉन कम्बस्टिबल वेस्ट। ठीक है, टाइप ऑफ वेस्ट छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब मेन टॉपिक आ रहा है, इसमें मेन टॉपिक आ रहे हैं आपके पास लैंडफिल, और ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है, प्लीज हम लोग आ सकते हैं उस पर वापस। ठीक है, किस टॉपिक पे? लैंडफिल वाली टॉपिक पे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बन रहा है। लैंडफिल में क्या होता है? सॉलिड वेस्ट, क्या चीज? सॉलिड वेस्ट को शहर के बाहर लो लाइंग लैंड पे क्या कर दिया जाता है? डंप कर दिया जाता है। हम इसे कहते हैं लैंड को फिल कर देना, लैंड को भर देना, लैंडफिल। ठीक है, आपने इसको ज्योग्राफी में चैप्टर वेस्ट नाम का मेरा एक बना हुआ चैप्टर है, हाँ उसमें पढ़ा था, वेस्ट मैनेजमेंट। अगेन लैंडफिल करने के फायदे और नुकसान आपको आना चाहिए। ठीक है ना, लैंडफिल, फिर उसके बाद इंसेरिनेशन। इंसेरिनेशन में क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब 5 नंबर तक का क्वेश्चन बन रहा है। लैंडफिल पर एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। डंपिंग ऑफ ओपन वेस्ट, लैंडफिल, सैनिटरी लैंडफिल, इंसेरिनेशन, इस पर एक 5 नंबर का कंपल्सरी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इंसेरिनेशन में हम वेस्ट को बर्न कर देते हैं वेरी हाई टेम्परेचर में, और वेस्ट या तो उससे कम हो जाता है, ओरिजिनल साइज से कम हो जाता है, उसको डिस्पोज करना इजी होता है। याद रखिएगा वेस्ट खत्म नहीं होता है, ये इसकी बुराई है। ये रही वेस्ट इंसेरिनेशन कैसे होता है। एडवांटेज क्या है? इससे बल्कि वेस्ट की वॉल्यूम कम हो जाती है, 25% की वॉल्यूम बचती है। मान लेते हैं 100 किलोग्राम का वेस्ट था तो उसे 25 किलोग्राम बचता है। और क्या करता है? सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना अब इजी हो जाता है। इसमें बहुत सारी हीट पैदा होती है इस वेस्ट में, इस हीट को हम यूज कर सकते हैं बिजली बनाने में। हाँ, इंसेरिनेशन से बिजली पैदा हो सकती है। और क्या कर सकते हैं? इंसेरिनेशन से जो टॉक्सिक वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, उसको बर्न किया जाता है, अर्थात उसके अंदर पाए जाने वाले जो पैथोजेंस है हाई टेम्परेचर में मारे जा सकते हैं। बुराई क्या है इसकी? सबसे बड़ी बुराई है एयर पोल्यूशन कॉज करता है। और दूसरा सबसे बड़ी बुराई मुझे लगता है, इसके लिए खूब सारा एनर्जी चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, खूब सारी मशीनरी चाहिए इस इंसेरिनेटर को बनवाने के लिए। हाँ, बहुत पैसा चाहिए। कंपोस्टिंग आप जानते ही हैं, कंपोस्ट कैसे बनाते हैं? क्या करते हैं? लेयर्स में क्या करते हैं? फार्म वेस्ट को रखते हैं, लेयर्स में फार्म वेस्ट को रखते हैं और उसको चर्न करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। हम इसे कहते हैं क्या? कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में कंपोस्ट नाम का मटेरियल जो कि सॉइल लाइक मटेरियल वो पैदा हो जाता है। ठीक है, फार्म वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और वर्मी वर्ड जब भी आ जाएगा तो समझ जाएगा उसमें अर्थवर्म डाल देंगे, तो जिस कंपोस्ट में अर्थवर्म होगा वो वर्मी कंपोस्ट होगा। ये ज्यादा अच्छा होता है। क्यों ज्यादा अच्छा होता है वर्मी कंपोस्ट? क्योंकि अर्थवर्म क्या करता है? सॉइल में एरिबिलिटी बढ़ा देता है। क्या? एरिबिलिटी बढ़ा देता है, पोरेबिलिटी बढ़ा देता है, रूट की डेप्थ क्या हो जाती है? ज्यादा हो पाती है। ठीक है, ये रहा, दिखा रहा है कि अर्थवर्म है सॉइल में। अब 3 R's तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, रिड्यूस, रीयूज, ये सब छोड़ दीजिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है, चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। चलिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए चैप्टर है अगला इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। मैं देख रहा हूं टॉपिक क्या है सिलेबस में आपके, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, और आपको बताने जा रहा हूं चैप्टर 8 है कि 9, सॉरी चैप्टर 9। तो ये चैप्टर जो है इन्वायरमेंट वाला है, इसमें टॉपिक है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग। इसमें टॉपिक है इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये छोड़ सकते हैं टॉपिक, यहां पर ये पूरा पॉइंट छोड़ सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेवलप्ड कंट्री है कि डेवलपिंग कंट्री? वैसे इंडिया क्या है, डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है? हाँ बताओ, कमेंट करके लिखो, बताओ इंडिया डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आप टाइप करके बताइए, और क्यों क्यों इंडिया डेवलप्ड है अगर आप कहते हैं, और डेवलपिंग है तो क्यों है? और बताइए कौन जिम्मेदार है इन्वायरमेंट के पोल्यूशन का ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर कौन जिम्मेदार है? आई एम ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए बढ़ते हैं। तो इंडिया डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नहीं है क्योंकि वी हैव नॉट रीच्ड दी लेवल ऑफ डेवलपमेंट लाइक वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका, ब्रिटेन। हाँ, वी आर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और डेवलप्ड कंट्रीज को सबसे ज्यादा माना गया है क्योंकि सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल कंज्यूम कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कहां है? डेवलप्ड कंट्रीज में। समझ गए? सो दे आर दी कल्प्रिट ऑफ द ग्लोबल पॉल्यूशन, वर्ल्ड पॉल्यूशन के जिम्मेदार हम लोग नहीं है। आइए, इसमें 2 पॉइंट है, डेवलप्ड कंट्रीज को दिया गया है, कहा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज और दूसरा डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, छोड़ सकते हैं इस पॉइंट को भी, बहुत डिटेल में नहीं करना है, इसको छोड़ सकते हैं। एमएनसीज का रोल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से। एमएनसीज, एमएनसी का फुल फॉर्म होना चाहिए मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन। इसको कई बार ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। क्या आपने पेप्सी का नाम सुना है? पेप्सी को वो कंपनी का नाम है जो पेप्सी नाम की कोल्ड ड्रिंक बनाती है, जो काला मीठा पानी तुम पीते हो। हाँ, दूसरा बताओ नाम काला मीठा पानी का, थम्स अप या कोको कोला। कोक, हाँ ऐड देख लेते हो ना। हाँ, कौन पी रहा है आजकल? वो हीरो आजकल बहुत पी रहा है कोक, उसका एग्जांपल का नाम बताओ तो। चलो,
तो बताना चाहते हैं कि जो काला मीठा पानी दोनों कंपनियां बेच रही हैं, पेप्सी और कोकोला, ये दोनों मल्टीनेशनल कंपनी है। अ मल्टीनेशनल कंपनी इज वन विच एग्जिस्ट इन मोर देन 2 कंट्रीज। अर्थात एक कंट्री में उसका होम कंट्री होती है, बाकी सारे देशों में वो अपना बिजनेस फैला लेती है। इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां अब मल्टीनेशनल बन चुकी हैं। रिलायंस का एग्जांपल दो, बिरला का नाम लो, टाटा का नाम लो, ये सब भारत की मल्टीनेशनल कंपनी है। इनका होम कंट्री इंडिया है, पर विदेश कई सारे देशों में, विदेशी कई सारे देशों में ये अपना व्यापार कर रही हैं। ऐसी कंपनी को कहते हैं मल्टी, मतलब मैनी नेशन। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं, और मल्टीनेशनल कंपनियों के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत मटेरियल है, इनको पास इतना पावर है कि गवर्नमेंट तक को कंट्रोल कर सकती है। इनके पास खूब प्रॉफिट्स है, इनके पास खूब लॉस बियरिंग करने की क्षमता है। तो मल्टीनेशनल्स कैसे कर सकती है कंट्रोल, ये है रीजन। मल्टीनेशनल के पास क्या कारण है कि वो कंट्रोल कर सकती हैं, तो मल्टीनेशनल्स वेल्थ बहुत सारा होल्ड करती है, क्या बहुत सारी पूंजी होल्ड करती है। मल्टीनेशनल्स ही एनवायरमेंट को खराब कर रही है, तो रिपेयर कौन करेगा, सो मल्टीनेशनल ही करेंगी। मल्टीनेशनल के पास कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का चिंता नहीं है। मल्टीनेशनल्स के पास नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इनके पास स्किल्ड लोग हैं जो एनवायरमेंट के पोल्यूशन को रुकवा सकते हैं। मल्टीनेशनल के पास साइंटिफिक तरीका है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, और टेक्नोलॉजी है इनके पास। दे रेयरली इन्वेस्ट मनी इन पोल्यूशन कंट्रोल, नॉर्मली इन लोग पोल्यूशन कंट्रोल पे पैसा नहीं लगाते हैं। दैट इज व्हाई मल्टीनेशनल शुड डू इट। एक कहानी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ हमारे देश में, हाँ बहुत बड़ी त्रासदी है कि भोपाल नाम के एक प्लेस में, एमपी की कैपिटल, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल में, यहां पर एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी जो हमारे देश में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बनाती थी। यूनियन कार्बाइड उस कंपनी का नाम था। ये कंपनी इंडिया की नहीं थी, ये एक ब्रिटेन की कंपनी। कहां की, ब्रिटेन की कंपनी थी। इस कंपनी का काम था पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बनाना। इस कंपनी से एक जहरीला केमिकल, क्या नाम था, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या नाम है उस केमिकल का, जहरीले केमिकल का, ये लीक कर गया। कब, 1984 3 दिसंबर की रात को लीक कर गया और 10,000 लोग मारे गए। कितने, 10,000। जलियांवाला बाग का 10 गुना बड़ा कांड था। सुनिए ध्यान से ना, जलियांवाला बाग से 10,000 गुना बड़ा कांड था ये। 10,000 लोग मारे गए, 50,000 से लोग ज्यादा अफेक्टेड हो गए। क्या हो गया, वो सब इस जहरीले गैस को सूंघ के मर गए। ठीक है ना, क्या हुआ, आसपास के 10 से 12 किलोमीटर तक एरिया तक क्या हो गई, ग्रीनरी खत्म हो गई, लोगों की लाइफ चली गई, एयर वाटर सब पॉल्यूट हो गया 10 से 12 किलोमीटर तक। ठीक है ना, लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, लोगों की आईसाइट चली गई। हाँ सच में बहुत बहुत लंबे समय तक प्रॉब्लम आई। चलिए इसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। दैट्स इट, चैप्टर फिनिश। आइए अब दुनिया एक नए दौर की तरफ जा रही है जिसका नाम है सस्टेनेबल फ्यूचर। मैंने बताया था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो जब हम सस्टेन की बात करते हैं, जियो और जीने दो, आज भी जियो और आने वाली कल जो आने वाली हमारी जनरेशन है उनके लिए भी क्या करो, जमीन छोड़ के जाओ, उनके लिए भी जीवन छोड़ के जाओ, सब तुम मत एंजॉय कर लो। यही है इसका पर्पस, इसलिए मैंने कहा जियो और जीने दो। ये सबको छोड़ सकता हूं, ये सारे पॉइंट्स आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आज हम ग्लोबलाइजेशन वाले वर्ल्ड में जी रहे हैं। क्या, आज वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो गया है। कहते हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, पीपल एंड कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। ग्लोबलाइजेशन इज ऑल द प्रोसेस दैट लीड्स टू द क्लोजिंग और नियरिंग ऑफ द कंट्रीज। अगर दुनिया नजदीक आ रही है एक दूसरे के, लोग, देश, टेक्नोलॉजी, एक देश से दूसरे देश में पहुंचना आसान हो गया है, तो आप समझ जाइए हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, पीपल एंड टेक्नोलॉजी, ये सब ग्लोबलाइजेशन का पहले। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंक्रीज्ड प्रपोर्शन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एक्टिविटी कैरीड आउट अक्रॉस नेशनल। आपके देश में सिर्फ नहीं हो रहा है, अक्रॉस नेशनल क्या हो रहा है, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैरीड आउट कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे हैं, इसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। तो वर्ल्ड अब एक दूसरे पे निर्भर है। अगर कोई टेक्नोलॉजी इंडिया डेवलप कर लेती है तो इंडिया के पास नहीं रहती वो टेक्नोलॉजी, हम पूरे वर्ल्ड को शेयर कर देते हैं। हमने वैक्सीन बनाई, मैंने नहीं बनाई भाई, इंडिया ने वैक्सीन बनाई, कोविड की वैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन बनाई, याद होगा। तो सिर्फ इंडिया ने नहीं रखी, इसको 60 से अधिक देशों में हम लोग ने ऑलमोस्ट फ्री में दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि हम चाहते थे पूरी दुनिया कोविड मुक्त हो जाए। अपने देश में तो लगाया ही लगाया, पूरी दुनिया को भी दिया। क्या है, इंटरडिपेंडेंस। आज हम किसी को कुछ मदद कर रहे हैं, कल वो हमारी मदद करेंगे। तो आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज बढ़ गई है, और कंट्रीज में इंटर ट्रेड, नई टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करना, ये सब बढ़ गया है। एक वर्ड है नया, ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ। आज हेल्थ अगर किसी एक देश की खराब हो रही है, किसी एक देश के नेचुरल एनवायरमेंट खराब हो रही है, तो इसका इफेक्ट सराउंडिंग नेशन पर पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि एक ही देश पर वो इफेक्ट पड़ रहा है। तो ग्लोबली क्या हो रहा है, उसका चैलेंज, उसका प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ेगा। चलिए इसको छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। ग्लोबल एनवायरमेंट कंसर्न, ये जरा नंबर याद करिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आ रहा है। हाँ, स्टॉकहोम नाम के प्लेस है, नाम याद कर लीजिए, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट 1972। नंबर याद कर लीजिए, स्टॉकहोम स्वीडन में है। क्या है, स्टॉकहोम एक शहर है स्वीडन में। किसने बुलाया, यूनाइटेड नेशन ने पहली बार बुलाया। किस लिए बुलाया, टू डिस्कस द थ्रेट ऑफ एनवायरमेंट बाय ह्यूमन। इंसानों ने जो हमारे एनवायरमेंट में तबाही मचा रखी है, उसको रोकने के लिए, कि जाग जाओ इंसानों, मत छोड़ो पूरे एनवायरमेंट को। और 5 जून को, याद नंबर याद कर लीजिए, 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, क्योंकि ये 5 जून को बुलाया गया था।
ये कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था 5 जून 1972। क्या बताया गया इस कॉन्फ्रेंस में? इसमें बताया गया कि कैसे इंसान, हम लोग अपनी धरती को क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज कैसे कर रही हैं। अगला नंबर याद करिए, 5 जून याद कर लिया आपने नंबर। अगला नंबर याद करिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में? 1989 में मॉन्ट्रियल नाम का एक शहर है जहां पे ये डिसाइड हुआ कि हम लोग कंट्रोल करेंगे। किसको कंट्रोल करेंगे? प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस कहां से निकलती है? ये गैस है आपके एसी, आपके रेफ्रिजरेटर, आपके कूलिंग प्लांट से निकलती है। और ये गैस करती क्या है? ये गैस ऊपर जाती है और ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। सर तो क्या हुआ? अरे ओजोन वही लेयर है जो आपको और मुझको अल्ट्रावायलेट यूवी रेज ऑफ सन से बचाती है, और इसके न होने से ओजोन होल हो गया है। हाँ, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन होल का सबसे बड़ा कारण है। तो इसको रोकने के लिए बनाया गया था, मीटिंग बुलाई गई थी मॉन्ट्रियल, ठीक है, जिसकी वजह से ओजोन रिपीट हो रहा था। अगला नाम देखिए, अर्थ समिट। नाम कर लीजिए, MCQ का क्वेश्चन है और या तो शॉर्ट क्वेश्चन है। कंफर्म। कंफर्म कब बनाया गया? अर्थ समिट कब बुलाया गया? रियो डी जेनेरो में बुलाया गया। रियो डी जेनेरो ब्राजील का एक शहर है। कब बुलाया गया था? 1992 में। क्यों बुलाया गया था? टू फॉस्टर अवर कॉमन फ्यूचर। हम सब का भविष्य दांव पे लगा है। हम सब मतलब पूरी ग्लोब का, ठीक है। क्या करना था इसमें? अर्थ समिट में क्या करना था? 6 मेजर प्रॉब्लम को डिस्कस करना था, जिसमें ग्रीन हाउस की समस्या थी, ग्रीन हाउस एमिशन, फॉरेस्ट पॉल्यूशन, सॉरी पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंस और ग्रेडिंग, डिग्रेडेशन। इस पे डिस्कस करना था, क्योंकि इसका मकसद था कि दुनिया को बचाना है, एनवायरमेंट को बचाना है, और डेंजर से और खतरों से बचाना है। इसीलिए इसका नाम है अर्थ समिट। दुनिया के लिए अर्थ को बचाना है, फॉसिल फ्यूल्स को रोकना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए आजकल गर्मी कितनी ज्यादा आ गई है। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने घर में अब पंखे चला रहे होंगे फुल स्पीड पे, चादर लेना, कंबल लेना यूज करना बंद कर चुके होंगे। आई एम वेरी श्योर। अब आप चादर कंबल नहीं ले रहे होंगे। क्या कहते हैं मुझे बताइए, क्यों इतनी जल्दी मार्च में ही? तो रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। तो अर्थ समिट बुलाई गई है ताकि अर्थ के लिए क्या बनाया जा सके? अर्थ के लिए एक बेटर प्लेस बनाई जा सके जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। क्या मकसद था? व्हाई वाज इट कॉल्ड? इट वाज कॉल्ड फॉर रियो डिक्लेरेशन एंड एजेंडा 21। नंबर याद कर लीजिए, इसमें 21 पॉइंट्स हैं, इसलिए इसका नाम है एजेंडा 21। 21 पॉइंट्स है इसके अंदर। इसको अडॉप्ट करने के लिए क्या है इस पॉइंट के अंदर? धरती में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, आज भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी ग्रोथ को बनाए रखना, ऐसा चाहते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर याद करेंगे सबका, नंबर नाम याद करना है, ऑब्जेक्टिव याद करना है सबका। एक और नाम करता हूं, कोयोटो। कोयोटो ये शहर का नाम है। हाँ, मोदी जी गए थे इस शहर में, जापान का शहर है कोयोटो। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है इसमें? यह प्रोटोकॉल 1997 में बुलाई गई थी, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रोकेंगे, धरती में ग्रीन हाउस का प्रोडक्शन कम करेंगे। कितना? सिर्फ 5% कम करेंगे। क्या इतना हो पाया? आपको जान के आश्चर्य होगा सच में। और 5 नहीं, इससे ज्यादा हो पाया। हम इसमें पूरे खरे उतरे हैं। हर देश ने अपने अलग अलग क्या किए? प्रोटोकॉल डिसाइड किए। किसी ने बोला हम 5% कम करेंगे, किसी ने बोला हम 20% कम करेंगे। इंडिया ने तो 50% कम करने का वादा दिया है 2025 तक। ये मुझसे पूछो, इंडिया ने प्रॉमिस किया है हम क्योटो प्रोटोकॉल की तरफ से 50% ऑफ कार्बन एमिशन कम कर देंगे, और बाय द टाइम 47 तक आते आते तो पूरा जीरो कर देंगे। तो चाहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो, प्रोडक्शन होना बंद हो जाए, जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। उसी तरह से एक और समिट है, नाम है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको छोड़ सकते हो। जोहानिसबर्ग अर्थ समिट भी एक तरह से, और एक और है GEF। इसको थोड़ा ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है। GEF थोड़ा ध्यान दीजिए, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी सपोर्ट। ये क्या चाहती है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। ये हेल्प करता है देशों को, पैसे से मदद करता है, टेक्नोलॉजी से मदद करता है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को नहीं साइन कर पा रहे, क्योंकि मेन मकसद है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकना। हार्मफुल गैसेस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो गैसेस है जिससे ओजोन खराब हो रहा है, उनको रोकने के लिए उनको जो टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसे की मदद चाहिए, ये देगा। इसकी 7 प्रायोरिटी है। क्या 7 जिम्मेदारियां हैं? ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन करना, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, बचाना, और चाहता है इंटरनेशनल वाटर्स की रक्षा करना, ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकना, पॉप को रोकना, पॉप इज पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को रोकना, और तो और लैंड डिग्रेडेशन को, डेजर्टिफिकेशन को रोकना। जहां पे कोई फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करना, अगर कोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम करना चाहता है उसको पैसों से, टेक्नोलॉजी से मदद देना। चलिए, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ये भी रियो समिट के बाद बुलाया गया था, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ठीक है। एक और प्लेस है, नाम है कायरो। कायरो में बुलाया गया था 1994 में, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पहली बार बुलाई गई समिट। ये दुनिया की पहली समिट थी जिसका मेन मकसद था पॉपुलेशन को काबू में रखना। कायरो इजिप्ट में, याद रखिएगा, ठीक है। कितने? 20,000 डेलीगेट्स पूरी दुनिया से आए थे। क्या मेन मकसद था? बर्थ कंट्रोल करना। अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, सीधी बात है, बर्थ कंट्रोल कर दीजिए, हेल्थ केयर को इंप्रूव कर दीजिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, छोटे बच्चे जो हैं वो मर जा रहे हैं, उनके रेट को कम करना, फैमिली प्लानिंग कराना, और वुमेन को एम्पावर करना, ये इनका मेन मकसद था। जब तक ऐसा नहीं होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी। चलिए, इसको छोड़ सकते हैं, इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग समझ गया, ये सब टॉपिक बनेगा, कॉमन क्वेश्चन बनेगा, बता दिया। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है ना, आजकल हमने जो टेक्नोलॉजी सीख ली है सैटेलाइट की, है ना,
टेक्नोलॉजी जो चल रही है नाम है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स। ये वो सैटेलाइट्स हैं जो आसमान में सेंसर्स द्वारा डाटा कलेक्ट करती हैं, इमेज कलेक्ट करती हैं और हमें बताती है धरती में कहां कैसा एनवायरमेंट है, कहां कैसी प्लेस है, हाँ कहां बारिश पड़ने वाली है। आपको मालूम है मौसम का पूर्वानुमान हो जाता है, आप अपने मोबाइल में देख के बता सकते हैं कि आपके शहर में कब बारिश पड़ने वाली है, कल क्लाउडी होगा, विंडी होगा, कैसे, इनकी मदद से, इन सैटेलाइट्स की मदद से। ठीक है ना। ये सैटेलाइट्स इंफॉर्मेशन भेजती है पिक्चर्स के रूप में। कहां से भेजती है? आसमान से। ठीक है। इनके बेसिस में बता लेते हैं, इनके बेसिस में हम फॉरेस्ट के बारे में बता सकते हैं कि कहां जंगल है, कट रहे हैं, कम हो रहे हैं, फ्लड्स कहां आ रहा है। चलिए ये यूज है इसका, बस यूजेस ऑफ आना चाहिए। तो इसका मतलब है हमने आज टेक्नोलॉजी का यूज करना इंसानों ने सीख लिया है। नेक्स्ट खत्म हो गया। सो आपका पूरा एंटायर मैंने ईवीएस इन्वायरमेंट साइंस पूरा फिनिश कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे 2 घंटे के आसपास में ही फिनिश हो गया। और अगला सेशन अभी बाकी है आपके लिए, जिसमें हम आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। क्या आपके साथ में स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। हाँ, कल का पेपर जो आपको देना है उसकी स्ट्रेटेजी, पर शर्त है कि अभी आपको लाइक प्रेस करना है। क्या कहते हैं, आपकी लाइक मुझे चाहिए, क्योंकि आपके ही कहने पर, यस तुम सुपरस्टार्स के कहने पर ही मैंने ये सब बनाया था। मेरी मकसद एक ही है कि मेरे सुपरस्टार्स को एग्जाम बेस्ट देना है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, आपको लिंक दे दूंगा जल्दी, और आपको स्ट्रेटेजी फॉर द ईवीएस बताओ, एनवायरमेंट साइंस जो आप कर रहे हैं क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप पेपर करेंगे, और एमसीक्यूज के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्दी। हाँ टाइम मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। बाय बाय फ्रॉम नाउ।